हैंड्स ऑफ को कस्टमाइज़ करते हुए हमने इम्प्लीमेंट किया था। क्या क्या कस्टमाइज़ किया था? आई गेस इनपुट फिल्टर नहीं किया था, आज करेंगे। इसको बिल्कुल फास्ट ट्रैक में हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फसी भाई रिवाइज करवाएं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अच्छा, रिवाइज वाले कितने? तो ये रिवाइज करवाते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होंगे। अच्छा, एडमिन में से यहाँ पे कोई है? जी हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, तो लास्ट क्लास का कंटेंट जो हमने पढ़ा था फसी भाई एक बार रिवाइज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोग हैंड ऑफ जो फंक्शन है हम इसको पढ़ रहे थे। इसके हमने कई पैरामीटर्स पढ़े थे। उसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टूल नेम ओवरराइड क्या है। ये तो सबको ही पता होगा, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है इसकी। टूल नेम ओवरराइड से क्या चीज़ चेंज होती है? टूल का नेम। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बिलिंग एजेंट पास किया हुआ है, तो बिलिंग एजेंट मैंने यहाँ पर बनाया है। तो अगर मैंने टूल नेम ओवरराइड यहाँ पे नया नाम रख दिया हैंड ऑफ टू बिलिंग एजेंट, तो क्या ये नेम चेंज होगा? सही। ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में की थी कि टूल नेम ओवरराइड से कभी भी हमारा मेन एजेंट जो होता है हैंड्स ऑफ वाला, उसका नाम कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। ऐसे ही टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड में भी हमने डिस्कशन की थी कि ये टूल डिस्क्रिप्शन होती है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, और इसके हमने 2-3 वेरिएंट पढ़े थे कि अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें इस डिस्क्रिप्शन को तो क्या होता है, और अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो क्या होता है, अगर हम दोनों जगह करें तो क्या होता है। किसी को तीनों याद है? यहाँ मैं एक दफ़ा बता दूँ। जी आप कुछ कह रहे? याद है? माशाल्लाह। तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, ठीक है, और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, तो हमने देखा था कि इनका एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन चलता है डिस्क्रिप्शन का, और एक डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन लिखी आती है। इसको एक नज़र हम देख लेते हैं। ये होता है, सही कह रही है। करवानी पड़ी, कुछ काम जरा से छोड़ दो ना, तो दोबारा से करवाना पड़ता है। ये क्यों की आदत हो गई थी, तो ये करने में मसला होता ना। डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी नहीं दी, ना हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करी, ना ऊपर यहाँ पे मेंशन करी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन लिखी आई है। और ये हमने देखा था, ये हैंड ऑफ क्लास, ये जो जिसका इंस्टेंस बन रहा है, इसके अंदर एक मेथड है जो एक डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन लिखता है। सही है। इसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में भी किया हुआ था इन लोगों ने। तो यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा आ रहा है। सही है। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, तो इस केस में क्या होता है
कि ये डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन तो आती है ये वाली, इसके आगे ये वाली डिस्क्रिप्शन भी कॉन्कैटिनेट हो जाती है, सही है। और अगर हम ये भी दे दें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। तो ये क्या करेगी, पीछे हम कोई भी डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी वो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमने ओवरराइड करा दी तो हमारी ये वाली ही डिस्क्रिप्शन मानी जाएगी। फिर ये तीनों चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सबको क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ रहे थे ऑन हैंड ऑफ फंक्शन। कहाँ से रिपीट बोल रहे हैं? सही, एक बार इसको रिपीट कर। हम हैंड ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने ये देखा था कि हैंड ऑफ फंक्शन क्या करता है, एक हैंड ऑफ क्लास है, उसका इंस्टेंस रिटर्न करता है, सही है। तो उसमें हमने ना कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे हम एजेंट पास करते थे, ये तो बेसिक्स है। फिर हमने ये टूल नेम ओवरराइड पढ़ा था, और इस टूल नेम ओवरराइड में हमने ये देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हैंड ऑफ का टूल बनता है, क्योंकि हमें पता है कि टूल हैंड ऑफ क्या है, टूल के कॉलिंग का केस है। जो हैंड्स ऑफ का फंक्शन यूज़ करते हुए हम लोग चीज़ें हैंड्स ऑफ की कस्टमाइज़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सिंपली हैंड्स ऑफ का फंक्शन का इंस्टेंस पता है, सही है। उसमें हमने जो हमें हमारा हैंड्स ऑफ का एजेंट है उसका नेम पास कर दिया। सिंपली इसका अगर हमारे पास एक एग्जांपल भी है, मींस एसडीके ने हमें फैसिलिटेट किया है कि हम इसका टूल नेम भी ओवरराइड कर सकते हैं। टूल नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो होता है, और अगर ये वाले शो किया हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, तो अब क्या शो होगा, ज़बरदस्त। और टूल डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास शो होती है, अगर हम ये प्रोवाइड करें तो क्या शो होगी, हमारे पास फिर आता है हॉर्न हैंड्स ऑफ। हॉर्न हैंड्स ऑफ क्या है, सिंपली कॉल बैक है। साथ हमारे सीनियर सर्स मौजूद हैं। सर कासिम को हम लोग स्टेज पे इनवाइट करेंगे कि आए और हमें हमारे क्विज़ की प्रिपरेशन करवाएं, कोई Q&A सेशन। सर वेलकम। तो एक बार फिर हम लोग मिले आप लोग के साथ। आपकी पहली या दूसरी क्लास हुई थी, उसमें हम थे, और अब दोबारा से कनेक्ट होते हैं। तो ओपनएआई एजेंट एसडीके, इस वक्त अगर आप PIC, पेनावर्सिटी या गवर्नर इनिशिएटिव की बात करते हैं तो हर जगह पे एक ही चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, लेवल 1 और लेवल 2। किसका? ओपनएआई एजेंट एसडीके। अच्छा, काफ़ी लोग माशाल्लाह यहाँ जीनियस होंगे। जैसे कि फसी की अगर बात करें तो फसी ने लेवल 1 के अंदर भी 90s में नंबर्स लिए थे या 80s में, और फिर लेवल 2 के अंदर भी अच्छे नंबर हैं, अब वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इसके अलावा आपके बहुत सारी फैकल्टी अभी भी माशाल्लाह एग्ज़ाम देने आई हुई हैं लेवल 2 का। अच्छा, आप लोग ने वीडियोस तो लाजमी देखे होंगे कि किस लेवल का लेवल 2 बना है। तो कितने लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि इतने अरसे से आप लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम महीना या 1.5 महीना तो आपको हो गया ओपनएआई एजेंट एसडीके। तो कितने लोग समझते हैं कि सर हम लेवल 2 का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं? एनीवन? अस्तगफिरुल्लाह, किसी ने हैंड रेस किया है? आप तैयार हैं? अच्छा, पहले लेवल 1 तो दे दें। असल में ना अभी तक वो आपने एग्ज़ाम देखा नहीं है, और जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया है ना उन लोग से पूछो उनका क्या हाल हुआ है। तो ऑलमोस्ट अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी आपके क्या नाम है एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे सिस्टम के,
तो बोर्ड को अभी लीड मैं ही कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया गया है, तो अब उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ाना, कम करना, और कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है उसके लिए क्या पॉलिसी बनानी है, वो सारी चीज़ें इस वक्त मैं देख रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा एग्ज़ाम देता है ना, वो कोशिश करता है कहीं ना कहीं से वो चीटिंग करे। तो सॉफ्टवेयर को हमने इतना इंटेलिजेंस बनाया है कि वो आपकी एक्टिविटीज़ को भी देखेगा। किसी भी वजह से आप स्क्रीन चेंज करते हैं, इवन आपकी एक्टिविटीज़ जो आप अपने सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं और कैमरे वाली एक्टिविटीज़ भी वो भी लॉक की जाएगी। इसका मतलब है चीटिंग का सवाल ही नहीं, आप खुद पकड़े जाएं। तो ये तो जहन से निकाल दें कि लेवल 1 लेवल 2 में हम जो पाकिस्तान के कल्चर में कि कहीं ना कहीं से पास हो जाते हैं, तो पासिंग वाला इतना आसान है ही नहीं क्राइटेरिया। अच्छा, फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है ना, वो बहुत ही, सर जिया ने जो एग्ज़ाम बनाया था बहुत ज़्यादा हाई। इंटरनेशनल एग्ज़ाम अगर आप देते हैं ना, तो उसका लेवल हम कंसीडर करते हैं जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं, डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन, सीकेट, मुख्तलिफ हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। उनका लेवल अगर मैं 10 करता हूँ, तो सर जिया ने जो एग्ज़ाम बनाया वो 9 पे या 9.5 पे लेवल 2 का। उसके अंदर फिर फर्दर 12 सवाल और भी ऐड किए गए हैं और फर्दर अभी ऐड किए जा रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वो एग्ज़ाम बनाया, गलती से सबसे पहले मुझसे ले लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए थे। 46 क्वेश्चन बनाए थे या 48 बनाए थे, 48 में से 41 वो अल्हम्दुलिल्लाह सही चले गए। और एक सबसे जल्दी भी करने की, आपको जब टाइम मिले टाइम को कंप्लीट अवेल करना। मैंने 84 मिनट्स के अंदर वो क्विज़ कंप्लीट कर लिया था। तो मीन्स अगर और ध्यान के साथ करता तो शायद ज़्यादा नंबर ले सकते थे, तो उस वक्त नंबर लेने का वो था भी नहीं। मैंने सर जी ने पेपर बनाया, दे देते। अच्छा, फिर वो एग्ज़ाम जब लिया गया दूसरों से, तो उन लोग के नंबर इतने कम आए, इतने कम आए, तो फिर सोचा गया कि इसका लेवल 1 बनाना चाहिए कि डायरेक्टली अगर आपको समंदर में धक्का दे दिया जाए, तो समंदर से जून जुलाई के अंदर जैसे समंदर चढ़ा हुआ होता है ना, आज जो हाल आप देख रहे हैं, तो वो हाल आपका लेवल 2 का है। अगर लेवल 2 को डायरेक्ट अटैम्प्ट करता है, आपको अभी तैरना आता नहीं है और डायरेक्ट समंदर के अंदर छलांग लगा दी, तो आपका क्या हाल होगा? ठीक है, समंदर आपको वापसी आने का चांस नहीं देता। तो लेवल 2 का ये हाल है। अभी भी देखें माशाल्लाह 2 फैकल्टी मेंबर अभी एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, मुझसे कीज़ डलवा लिएगा, जब आप रेडी हो जाएं तो कीज़ डलवा लिएगा, और मेरे सामने ही बैठ के आप लोग ना यहाँ पे करीब तरीन आप एग्ज़ाम दे लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि लेवल 2 जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं क्या हाल होता है। अब लेवल 1 आपके लिए बनाया गया और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं लेवल 1 भी उनसे पास नहीं हो रहा और कह रहे हैं ये भी बहुत हार्ड है। अब उसकी क्या वजूहात हैं? पढ़ा नहीं है, या दूसरी वजूहात आपकी हो सकती है। मसरूफ़ तरीन इंसान है, दुनिया की सारी जिम्मेदारियाँ आप पे तो हैं। ठीक है, तो दुनिया में ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई भी एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं होता। अगर आप कामयाब होते हैं, किसी भी कामयाब इंसान से आप पूछें आप कामयाब कैसे हुए, वो सिर्फ आपको एक जवाब देता कि मुझे ये काम करना था और मैंने कर दिखाया। और किसी भी नॉर्मल बंदे से, नाकामयाब इंसान में किसी को नहीं कहता, किसी भी नॉर्मल बंदे से मिले और उनसे कहें कि यार तुमने तो मास्टर भी किया हुआ था, तुम्हारे लिए अपने एच एन एस टी के क्या मसला था? तुम तो 20 साल से काम भी कर रहे थे कंप्यूटर की फील्ड में, फिर तुम्हारे 48 कैसे आ गए? परसेंटेज में बात करें, फिर तुम्हारे 38 कैसे आए, 28 कैसे आए? और ये नंबर आए लेवल 2 में लोगों के, जब उन्होंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वालों के, क्योंकि पढ़ा नहीं। आप से समझ रहे थे कि आप चीज़ें पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल आपका एग्ज़ाम होगा और आप पास कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो लेवल 2 बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको आसान नहीं समझिएगा। इसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल करना होगी, बहुत मेहनत करना होगी। तो फिर लेवल 1 आप लोग के लिए, आपकी टेस्टिंग के लिए कि वाकई आप समंदर में तैर सकते हैं या नहीं, तो फिर लेवल 1 एग्ज़ाम आपके लिए बना दिएगा, ये आपकी खुशनसीबी है। और इस लेवल 1 को बनाने में दोस्तों मुझे 6 दिन लगे हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम करने। वैसे पूरे बोर्ड ने ही बनाया, मैं अपना 100% वो नहीं दे रहा, पूरे बोर्ड ने बनाया एग्ज़ाम, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को कम करने में
6 दिन लगे हैं, और उसके बाद भी आप बोलेंगे ना सर ये हार्ड है, तो आप लोग सोच लें कि फिर किस लेवल की आपने प्रिपरेशन करी। अच्छा, तो हम एक्सपेक्टेड डेट है कि हम इस मंथ के एंड तक आपका जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो आपका एग्ज़ाम लेवल 1 का तो ले लिया जाए। लेवल 2 आपके ऊपर है, जब आप तैयार होंगे और हमें बताएंगे उस दिन आपका क्विज लेंगे। समंदर में भाई तैरना, छलांग लगाने, खुदा ना खास्ता आपकी जान चली जाए तो इल्ज़ाम तो हम पे आ जाएगा। तो पहली चीज़, आप खुद जब तैयार होंगे कि सर हम लेवल 2 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उस दिन आपका लेवल 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और लेवल 1 वो आपकी डेट इसी मंथ के एंड में अनाउंस कर दी जाएगी। अच्छा जी, तो मेरा ख़्याल है कि आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। कुछ छोटे से क्विज़ हैं जो कि कल अमीन से ही बनवाएं। तो अमीन ने आपके लिए 10 या 12 सवाल कुछ बनाए MCQs के, आसान, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेवल 1 का भी अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया गया है। अब सवाल ये है, अगर आप ये सोचें ना कि 100% चीज़ें आपको ऑनलाइन क्लासेस में शायद आप लोगों ने देखी होंगी, पेनावर्सिटी की, यूट्यूब की, जो कि हमारी OpenAI एजेंट SDK की। आप अगर ये एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं तो OpenAI एजेंट SDK क्रैश कोर्स के नाम की 4 वीडियोस हमने बनाई हैं। किस पे? पेनावर्सिटी पे। तो अगर आप इसके एक्सपर्ट लेवल 2 का एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं, वो वीडियो लाजमी देखें। 4 वीडियोज़ हैं, ज़्यादा नहीं, 2-2 घंटे की 4 वीडियो, 8 घंटे लगा सकते हैं। एक ही दिन में आप प्रिपरेशन, 2 दिन में प्रिपरेशन कर लेंगे। अच्छा, तो वो आपने लाजमी OpenAI एजेंट SDK क्रैश कोर्स के नाम से पेनावर्सिटी की यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस आपके लिए बना दी गई। उसके अंदर हमने 70-80% जो एग्ज़ाम की चीज़ें हैं वो पैटर्न आपको बताया, 100% पेपर नहीं बताया। पेपर तो अभी तक किसी के पास नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, जिसने एग्ज़ाम दिया उसके माइंड में। और कुछ लोगों ने वीडियोस बना के भी डाली, ठीक है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी वो क्वेश्चन बना के डाले, और मुझे वो भी पता चला। अब पता नहीं उन्होंने रिमूव करें या नहीं, तो मैंने मैसेज ड्रॉप किया तो लिख तो दिया था, सर मैं डिलीट कर दूँगा या गी, ठीक है, जेंडर भी एक्सपोज नहीं कर रहा। तो कहने का मकसद ये है कि सर आप लोग क्या करें, OpenAI एजेंट SDK क्रैश कोर्स वाली जो वीडियो है, सबसे पहले तो वो टारगेट बना दें, वो वीडियोस, 4 वीडियोस आप लोग देखें। अब पढ़ना किस तरह, पेपर जो है ना वो टोटली वो बंदा पास कर सकता है जिसने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया है तो ही आपको पता है क्या हो। एक छोटी सी हिंट देता हूं, जैसे कि मैक्स टर्न, तो मैक्स टर्न का आपके पास क्या है, पैरामीटर है जो कि रनर डॉट रन या रन स्ट्रिप, या फिर हमारे पास क्या है, सिंक रन या रन सिंक, जो भी है, 3 ही मेथड है। तो इसके अंदर वो पास किया जाता है मैक्स टर्न। ये कितने लोगों को पता है? ओके, अब उसके अंदर हम मुख्तलिफ वैल्यूज आप डाल के देखें कि जब एजेंट लूप चलता है तो बैकएंड पे क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, टूल बिहेवियर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि मॉडल की सेटिंग वगैरह में हम पास करते हैं। अच्छा, अब अगर उसके अंदर 3 वैल्यू जाती, ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है, नन, और दूसरा क्या होता है, रिक्वायर्ड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता है आप लोग को। अच्छा, अब मैक्स टर्न और मुख्तलिफ जो आपके पैरामीटर्स हैं इनकी कम्बिनेशन के साथ खेलें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या नाम है, टूल बिहेवियर रिक्वायर्ड या टूल चॉइस रिक्वायर्ड, कि टूल को लाजमी आपने चॉइस करना है कोई भी आंसर देने के लिए। और उसके अंदर मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कराची। अच्छा, वो टूल आपने वेदर का बनाया हुआ है और मैक्स टर्न आपने रखी है 1। अब प्रैक्टिकल करें, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। तो जब आप कम्बिनेशन के साथ चीज़ों को डालेंगे तो आपको पता चलेगा। टॉप पी, टॉप के बाय द वे निकाल दिए, और भी 3-4 चीज़ें ऐड करी हैं, वो हम देखेंगे कि इनकी कम्बिनेशंस के साथ क्या होता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा देखिए, 3 चीज़ें अगर आप कवर करते हैं तो ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से पास कर लेंगे। 3 चीज़ें हैं क्या क्या?
पहली चीज़ थ्योरेटिकल पार्ट कि भाई ओपन एजेंट एसडीके होता है, चैट कंप्लीशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई होती है या एपीआई की कोई कौन सी टाइप आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। आपके प्रिमिटिव्स कितने हैं? 4 प्रिमिटिव्स हैं। एजेंट होता है और क्या होता है दोस्तों? हैंड्स ऑन, गार्ड्रियल्स और सेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि यार ये 4 प्रिमिटिव्स हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट तो आसान है, तकरीबन जिसने क्लासें ली हैं, थोड़ा सा भी पढ़ा है, वो थ्योरेटिकल पास कर लेगा। अच्छा, थ्योरेटिकल वाला पार्ट आप कंसीडर अगर करें ना, सिर्फ आप ये पढ़ के जाते हैं सारी चीज़ें 100%, आपकी 25 से अबव नहीं आने वाली थ्योरेटिकल पार्ट। अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट लेवल है आपका कोड बेस्ड प्रिपरेशन। अगर आपने कोड चला के, जैसे अभी मैंने कहा है कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स की कम्बिनेशंस आपने इस्तेमाल की हैं, तो आप समझें आप 65-68 तक पहुंचेंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा लेवल, ताकि आपको पता हो ना कि प्रिपरेशन करनी कैसे। थ्योरेटिकल पार्ट 100% सारी चीज़ें पढ़ लें, सब पता होना चाहिए। कोड बेस्ड प्रिपरेशन, आपने कोड चला के कम्बिनेशन के साथ चीज़ों को इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो ही आपको पता है कि यार इस सिनेरियो में ये काम होता है। तीसरा है सिनेरियो बेस्ड। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको कोई आर्किटेक्चर बनाने को दिया जाता है एजेंट का, जिसमें 2 या 3 एजेंट्स मौजूद हैं, और आप कोई सवाल करते हैं, एजेंट हैंड्स ऑफ करेगा, वो उसका टूल इस्तेमाल करेगा, उसका टूल इस्तेमाल करके वापसी आपको फर्स्ट एजेंट को उसका आंसर देगा नहीं देगा। ये है सिनेरियो बेस। अब पूरा सिनेरियो पढ़ के आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, तो अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो 90+ मार्क्स आ सकते हैं। अभी तक सिर्फ जो एग्ज़ाम हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू लिए हैं 2 लोग हैं, या बल्कि सरजिया ने भी आप लोग के साथ ना शीट 80+ वालों का डेटा शेयर किया था, आप लोग के साथ नहीं शेयर किया या किया है? किया है। ग्रुप्स ने शेयर नहीं किया जिनके 80+ मार्क्स आए? नहीं किया ना, चलो छोड़ दें। तो मुश्किल से 2 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में अभी तक जिन्होंने लेवल 2 के अंदर, या एक बंदा है जिसने 92 ली, तो 100 वाला तो अभी तक लेवल 2 में कोई भी नहीं आया। अच्छा जी, तो हमें ये पता चल गया कि 90 मैक्सिमम किसी ने हासिल किया, तो वो कितना जीनियस बच्चा होगा या बच्ची होगी। मुझे तो एग्जैक्ट उसका नाम सारा डेटा भी मौजूद है। तो हम लोग कम से कम टारगेट, अच्छा कम से कम कितने आपको मार्क्स लाने? 70। अच्छा, बचपन में हम देखें तो 70 मार्क्स कुछ लगते ही नहीं थे जो पढ़ने वाले बच्चे, वरना तो पास भी हो जाते थे, हम उसमें भी खुश होते थे। लड़के तो इसी तरह होते हैं ना, बस पास हो गए ठीक है। लड़कियां 98 आने के बाद भी 2 नंबर कम आए हैं, तो 98 आ गए, 2 नंबर कम क्यों आए उसके ऊपर भी फोकस होता है कि वो 2 नंबर क्यों गए। अच्छा जी, किस लाइन? बिलाल भाई दे रहे हैं ना माशाल्लाह। छलांग लगा दिए, तो गुड लक बिलाल भाई। अच्छा जी, तो ये 3 आपकी चीज़ें अगर आप अचीव कर लें तो आपको मेरी तो दुआ है कि 100% मार्क्स आप सबके। ठीक है, एक वालिदैन की दुआएं बहुत लगती हैं, एक टीचर की दुआएं बहुत लगती हैं, तो मैं आपको ये दुआ दे रहा हूँ कि आप सब 100% मार्क्स लाएं, ख्वाहिश है। ठीक है, तो जो भी लाएगा इंशाल्लाह ताला फिर उसको मैं ट्रीट भी कुछ दूंगा 100% लेवल 2 के अंदर। मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, बेतहाशा चीज़ है। ट्रीट का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, आपके लिए बहुत सारे जो दरवाजे हैं ना वो खुल जाएंगे। तो 100% वाला जो भी लेवल 2 में, लेवल 1 में लाने के बाद नहीं बोलिएगा, लेवल 1 में शायद काफ़ी लोगों के आ भी गए, तो लेवल 2 में अगर कोई 100 मार्क्स लाता है परसेंटेज, तो वो बहुत ही जीनियस बच्चा है, या वो उसका गुड लक बहुत अच्छा काम कर गया। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे होते हैं ना ABC तो रेंडमली लगाते हो 100% मार्क्स भी आ जाते हैं। कुछ मूवी थी मैंने उसमें देखा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था। तो आपका चल सकता है लक, लेकिन
लक के बाद 2 रास्ते और हैं भाई। आपने पेपर पास करना है, फिर उसके बाद आपका हैकाथॉन होगा और उसके बाद फिर आप हमारी टीम के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर होके कोई भी लक के साथ पास होते हुए वहाँ तक पहुँच जाए। तो लक के बाद और भी रास्ते हैं, और भी आपके इम्तिहानात हैं ज़िंदगी के जो आपने पार करने, और इंशाल्लाह आप सब बहुत आसानी से पार करेंगे। सिर्फ एक शर्त है, वो है कंसिस्टेंसी। नॉर्मली हम लोग जो पेपर या किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते। देखें, एक चीज़ होती है मोटिवेशन और एक होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन, आप जैसे सरजिया या मैं आया, आपको मोटिवेट किया कि यार एजेंटी के आई में हमें ये करना है, दुनिया बिलियनियर्स बन चुके हैं, अब ट्रिलियनियर इस दुनिया में जो आज तक नहीं बना वो भी बन जाएंगे एजेंटी के आई की बदौलत। और एक सिंगल पर्सन जो है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बना सकता है, और कितने लोगों ने बना लिया। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप, अगर आपके पास बेस्ट आइडिया, आप बना सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने बनाए भी। तो एक सिंगल पर्सन यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जिसकी वर्थ कितनी होती है दोस्तों, $1 बिलियन, एक सिंगल पर्सन बना सकता। रुपीस में कन्वर्ट करें तो आप तो यहाँ के बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। तो एक बंदा वो बना सकता है, लेकिन क्यों नहीं बना पाते? कंसिस्टेंसी, जैसे मैं कह रहा हूँ, डिसिप्लिन, और दूसरा आपके पास क्या होती है, मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन के लिए हम यहाँ पे हर हफ्ते मिलते हैं, सर्जिया आपके पास आते हैं, आपके जो भी टॉप ऑफ द टॉप यानी फैकल्टी सिलेक्ट होती है, ये आइट्रेशन प्रोसेस है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी जगह कल आप लोग पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब सीन ये है कि हमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन खुद बनाना होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम कामयाब होते हैं तो सिर्फ एक वजह होती है कि आपको लगन होती है, जस्तजू होती है, आप टेक्नोलॉजी से इश्क करते हैं, और इश्क के तकाजे ये है कि आप मैक्सिमम टाइम उस चीज़ को देते हैं। तो आप टाइम आपको देना पड़ेगा। ज़िंदगी में कोई एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं है कि भाई मुझे 2 जॉब में कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपके ऊपर रख के कह रहा हूँ कि हर बंदा कह रहा है यार मैं, नॉर्मल लोग 1 जॉब करते हैं, मैं 2 जॉब कर रहा हूँ। मैं इस वक्त 8 से 9 ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ताली की बात नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा लाजमी, कोई भी एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं है। मेरा भी माशाल्लाह 1 साल का बेबी होने वाला है। तो आप छोटे बच्चे जब होते हैं तो आप लोग को पता है कि रातों की नींदें उड़ जाती हैं, जिनके हैं, आप सबके भी होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपकी वैलिड हैं अगर आप उसको वैलिड मानें, और हर आपका ऑब्स्टेकल इनवैलिड हो जाता है अगर आप कोई चीज़ करने की ठान लें। कोई भी एक्सक्यूज़ फिर वैलिड नहीं रहता। तो अगर आपने कोई चीज़ करनी है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना है, आइडिया फाइंड करना है, उसके ऊपर काम करना है, आप एजेंटिक एआई बेस कोई एप्लीकेशन सिस्टम बना के कोई भी रेवोल्यूशन लाते हैं, अगर आपने सोचा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, आप उस चीज़ से इश्क कर रहे हैं, उस पर टाइम लगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसको आप बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें एरर्स आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि इंडस्ट्री में बड़े बुरे कहते हैं कि कोई भी काम करें, उस काम में इतनी महारत हासिल करें कि दोस्तों जब भी उस काम का नाम लिया जाए, आपका नाम लाजमी साथ लिया जाए। यानी एजेंटिक एआई की अगर बात हो पूरी दुनिया में, कोशिश तो ये, तो सरजिया का नाम लिया जाए, ठीक है। अब उस लेवल की हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हम मेहनत कर लेंगे, सरजिया का नाम खुद ब खुद हो जाएगा। तो स्ट्रगल आपको इस लेवल की करनी है, चाहे वो पत्थर तराशने का काम क्यों ना हो। तो जिस काम को आप करते हैं उस काम में इतनी महारत आपने हासिल करनी, और उसकी सिर्फ एक शर्त है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन वाला फैक्टर जो होता है ना, वो आपको एकदम से बूस्ट करता है। अभी जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ ना, तो दिल कर रहा है कि बस आज से मैं पूरा दिन बैठूंगा, पढ़ूंगा, और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनेगा, और मैं पूरी पाकिस्तान की तकदीर चेंज कर दूंगा। अपनी तो हो जाएगी ना, आराम से हो जाएगी। जिस लेवल की चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, मुझसे लिख के ले लें। अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट करते हैं, 1 से 1.5 साल के अंदर आप पाकिस्तानी रुपीस में मिलीनियर्स तो सारे होंगे, ठीक है, बिलीनियर्स तक भी पहुंच जाएंगे बहुत सारे लोग पाकिस्तानी रुपीस में, डॉलर की बात नहीं कर रहा, बहुत आसानी से। अभी भी सारे यहाँ पे मिलीनियर्स मुझे चेहरे दिख रहे हैं, बहुत सारे, लाखों 10 लाख तो सबके पास ही है ना,
ठीक है। तो कहने का मकसद है कि मोटिवेशन फैक्टर जब आपको मिलता है ना, तो आप मिलीनियर्स बिलीनियर्स बनने की जो मेहनत है वो सोचते हैं आज जाके मैं सारी करूँगा, लेकिन जब घर पे आते हैं तो आपका डिसिप्लिन ये होता है कि यार अभी दोस्त से भी मिलना है, चाय भी पीनी है, खाना भी खाना है, कोई मसला नहीं, आधे घंटे बाद या कल से स्टार्ट करूँगा या 15 मिनट बाद, उसके बाद आपको नींद आ जाती है। जैसे आप पहला पेज डॉक्यूमेंटेशन का खोलते हैं, आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, इतनी प्यारी नींद आती है, ठीक है। सबके साथ, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब चीज़ें समझ नहीं आती, आपने 2 डॉक्यूमेंट के पेज पढ़े, ऐसी नींद आती है कि पता नहीं आपने कितनी मेहनत की। वो कहते हैं ना घोड़े बेच के सोने वाली मिसाल, वो एग्जाम्पल आ जाती है। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी आप लोग लाएं, लाजमी लाएं, और उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना होगा। जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी, चाहे वो आप घर के लिए ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी है। अब सवाल ये है कि सर आप कैसे मैनेज करें? तो अगर आप किसी चीज़ से इश्क करते हैं तो जो टाइम आपके पास बचता है ना, चाहे वो सोने का ही है। अब मैं ज़्यादा आपको नहीं कह रहा कि पूरी ज़िंदगी इस तरह मेहनत करें, या कम से कम आप 3 महीने 1 महीने इस कंसिस्टेंसी के साथ, मैं मुश्किल से 3 घंटे 2 घंटे कभी 4 घंटे, मैक्स 4 घंटे मेरा सोने का टाइम, तो 4 घंटे मेरी यानी मैक्सिमम नींद होती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती है। तो टाइम अगर आपके पास नहीं है, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे आपके लिए एजेंटिक एआई की लर्निंग दे के कि आपके ऊपर वही उतरेगी और सारे आपको हिफ्ज़ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपने मेहनत करनी है, और वो मेहनत सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी मोटिवेशन का काम, डिसिप्लिन का काम आपकी ख़ुद की ज़ात है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप सब मेहनत करेंगे। अच्छा, तो अब MCQs आप लोग का ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। बहुत आसान है ये। लेवल 1 का भी आप समझें कि जैसे लेवल 1 हमने कहा कि सर्जिया को लेवल 2 को 9.5 हम मार्क करते हैं आउट ऑफ 10, और लेवल 1 को हम करते हैं 4 या 3। तो इसका जो लेवल है आप समझें सिर्फ 12 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। इसका लेवल कहाँ ले आते हैं हम? इसको हम ले आते हैं 1 या 1.5। सिर्फ देखना चाह रहे हैं, आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि किस तरह के, और ये थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा है, अभी वो सिनेरियो बेस्ड चीज़ें इसमें नहीं डाली। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रिपरेशन करवानी है, हैंड्स ऑन हमें करने। और पहली शर्त, जब आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आएंगे तो सर्जिया भी होंगे, मैं भी इंशाल्लाह चक्कर होऊंगा, आयशा भी होंगी, तो वो वीडियो जो है ना 4, वो आपने देख के आना। उसमें बहुत सारे सवालात आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही होंगी, सर ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था, अच्छा इस तरह भी होता है। तो वो सवालात आपने नोट करके लाने, और फिर हम प्रैक्टिकल यहाँ पे कर करके देखेंगे हो क्या है, ठीक है। प्योर प्रैक्टिकल बेस हम काम करेंगे। मैं यहाँ कोड लिखूंगा, मैं आपसे पूछूंगा चलें जी इसका क्या आंसर आया। वो कोड ऐसा एक कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, लेकिन उसके कोड के अंदर एट्रीब्यूट चीज़ें हम ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे, बोले हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी होता है। फिर उसके आंसर देखेंगे कौन। अच्छा, कोड आपको चलाना नहीं है, आपने ईमानदारी से पहले क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है इसका आंसर क्या आना है। अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन आंसर MCQs जो है वो मौजूद है, बहुत आसान है। तो हम इसको जूम करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और जो भी आंसर आप उसका सिलेक्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C जो भी है वो सामने लिख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप अपने ऊपर कॉपी के ऊपर नोट कर लेंगे, और एंड के अंदर रिजल्ट जो है खुद ही आप कर लिएगा, किसका 100% आ रहा है, किसका 70%। मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए, आप लोग खुद अपने आप को वैल्यूएट कर लें कि किस लेवल के ऊपर आप लोग अभी मौजूद हैं। तो आपको 9.5 वाले लेवल पे नहीं लेके जा रहे हो, ये लेवल 1.5 या 2 तक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जबकि लेवल 1 जब आप देंगे उसका कॉम्प्लेक्सिटी 3 और 4 के ऊपर, और लेवल 2 के ऊपर जब जाएंगे तो उसका 9.5। तो लेट्स सी, मुझे तो लगता है सब 100% ले लेंगे। कोई गूगल नहीं करना, कोई चैट GPT नहीं करना, जो आपके जहन में आपने पढ़ा है चीज़ें सामने जो है वो कॉपी पे उसका आंसर लिखें, और एंड के अंदर खुद अपने रिजल्ट को आप क्या कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खुद पढ़ना है, कुछ खुद समझना है। नजर नहीं आ, थोड़ा जूम ऊपर हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी,
तो आयशा ज़रा ये हमें अब पढ़ के बताएं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और उसके ऑप्शंस क्या हैं। अब सबको विजिबल है? सही। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है उसमें ये है कि वो एजेंट हुक के बारे में। सही। इस पर लिखा है विच एजेंट हुक मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द एजेंट रीजनिंग कंप्लीट्स बट बिफोर एनी टूल इज इन्वोक्ड। सही। अच्छा, क्विज अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उसमें ये था कि वो नॉट की कंडीशन थी और वो मैंने नहीं देखी थी। खैर, अच्छा बाद में देखी थी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एक्शन, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड नन ऑफ द अबव। अपने पास आंसर नोट कर ले, देन मैं नेक्स्ट की तरफ मूव होती हूँ। अभी दूसरी डायरी निकाली यार। आप दोनों क्या ये एजेंट आपके हैं ना? अब सही है? अच्छा, MCQs 1 का सबने आंसर नोट डाउन कर लिया? चलें हम सेकंड की तरफ मूव होते हैं। अच्छा, सेकंड MCQs हमारे पास किस बारे में? एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस। अच्छा, जो एजेंट का स्कीमा बेस वो वगैरह होता है उसके बारे में से विच टू मेथड्स मस्ट एनी एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस सब क्लास इम्प्लीमेंट। ऑप्शन ए है हमारे पास इज प्लेन टेक्स्ट एंड नेम। ऑप्शन बी है हमारे पास नेम एंड एग्जीक्यूट टूल। ऑप्शन सी है हमारे पास जेसोन स्कीमा एंड इज प्लेन टेक्स्ट। ऑप्शन डी है हमारे पास फॉर्मेट आउटपुट एंड पार्स इनपुट एंड ऑप्शन ई है हमारे पास टू डिक्ट एंड फ्रॉम जेसन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सबने आंसर सिलेक्ट कर लिया था? कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है? अच्छा, अब कितने लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया वो हैंड रेज करें ताकि हम वो देखें ना क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेटा रियल दिया करें, मुझे किसी का चेहरा नहीं याद रहने वाला, इतने सारे चेहरे। ठीक है, तो जब भी आपसे चीज़ें पूछी जाएँ हमेशा आप लोग डेटा सही दिया करें, किसी को कोई याद नहीं रहता। तो कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है? ठीक है, ईमानदारी से बरोज़ महशर में आपसे पूछूंगा ये। अच्छा, फिर लेवल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों ने अभी सिलेक्ट नहीं किया? समझ नहीं आया, कोई चीज़ थी? कोई भी नहीं है? माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह जीनियस हैं इस क्लास में। चलें फिर, जब आप डेटा यही दे रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि वो बहुत आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था भाई? एजेंट हुक। कितने लोगों को एजेंट हुक याद है? एजेंट हुक क्या होता है? कौन बता सकता है? अब देखें, अब कोई भी हैंड रेज नहीं हो रहा, बल्कि एक बचा था। एक रनर हुक होता है, एक एजेंट हुक होता है। एजेंट की लाइफ साइकिल में, अच्छा पहले तो हैंड रेज करें, बता कौन रहा है? अच्छा, ताकि मैं वहां पे फोकस करूँ। मुझे सिर्फ आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है पता ही चल रहा। अच्छा, अब बताएं मेरे साहब क्या कह रहे हैं? एजेंट एंड हो रहा है। ठीक है, कुछ तो मुझे समझ आया, एजेंट का लाइफ साइकिल कुछ इस तरह की बात है। अच्छा, तो एजेंट हुक कुछ होता है और इसके अंदर आपसे जो पूछा गया है विच एजेंट हुक्स मेथड्स इज कॉल्ड आफ्टर द एजेंट रीजनिंग कंप्लीट्स बट बिफोर एनी टूल इज इन्वॉल्व। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आ रहा है? पहले तो मुझे हैंड रेज करके ये बताएं। अच्छा, अब देखिए इतने सारे हैंड्स हैं जो कि नहीं उठे, उनको ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन समझ आएगा नहीं तो जवाब क्या सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक एक यानी पॉइंट्स को, एक एक वर्ड को लाइक ध्यान से देखना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह करे हम सब चल जाए, ठीक है। ओके, ये अंग्रेज़ी तो माशाल्लाह आप सबकी इतनी तो है, इतने सारे एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। और ये वो क्लास है जो कि क्रीम है गवर्नर हाउस की तमाम क्लासेस में, ऐसा ही है ना। आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की बेस पे आप लोग के जो भी अच्छे नंबर्स थे, टॉप 1500 या 500, वो सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, अभी भी कितने लोगों को ये सवाल समझ नहीं आया, वो हैंड रेस करेंगे? अच्छा, वो कभी भी नहीं करेंगे। कितने लोगों को सवाल समझ आया है, वो हैंड रेस करें, ठीक है। ईमानदारी से अपने आप से, यानी ये सवालात हो रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल तरीन है। ये जो फैक्टर है ना, ये जो वीकनेस कहें या चीज़ जो भी कहें, इसको हमें सबसे पहले इसी चीज़ को दूर करें। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करेंगे, सारा डॉक्यूमेंटेड मिलता है। चीज़ समझ आएगी नहीं तो उसे क्या चीज़ बना के देंगे? वो कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें लॉगिन करवाना है, यूज़र नेम पासवर्ड होगा, OTP होगा, ठीक है। आपने, और आपका पासवर्ड हिडन होना चाहिए। आपने इस चीज़ को, हिडन वाली बात को पढ़ा ही नहीं। इनपुट पासवर्ड टैक्स के अंदर जा रहा है और गेट मेथड से आप भेज रहे हैं। बनाने काम तो होगा, लॉगिन तो जब भी हो जाएगा, लेकिन आप ज़रा सोचें, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, उसका जो भी CV नंबर वगैरह होता है, वो आपने क्या किया, गेट मेथड से भेज दिया, तो कितनी मुश्किलात हो गई ना। आपने सिस्टम को समझा ही नहीं कि करना क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेवल 2 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी से थोड़ी सी बेहतर होना चाहिए, परफेक्ट नहीं, लेकिन ये है कि इतनी होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझें और समझें। तो अभी आपके जो हैंड रेज हुए, मैं स्टैट से डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, UBL का पहला डेटा साइंटिस्ट था, तो मैं तो डेटा देख के स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ। अब मैं आगे जा सकता था, अब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो मुझे पता चला कि यार सवाल ही समझ नहीं आया, तो जवाब तो फिर रैंडम ही जाएगा ना। और जब रैंडम जवाब आप देंगे तो इसका मतलब है फिर तो वो आप लक के ऊपर है, और फेल होना फिर आपका लाइक वो तो शर्त हो गया, क्यों लक हर किसी का थोड़ी चलता है। काश हम लकी होते तो फिर आज बिलीनियर होते ना, तो इतने लकी थोड़ी हम लोग। अच्छा जी, तो अब इस सवाल को सबसे पहले फिर दोबारा से हमने पढ़ तो लिया, अब इसको इंटरप्रेट उर्दू में करते हैं, ठीक है, और फिर इसको समझते हैं। तो आयशा थोड़ा सा हमें समझाएं कि ये सवाल में क्या हमसे कह रहे हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में है कि एजेंट हुक का कौन सा ऐसा मेथड है जो कि एजेंट के रीजनिंग के बाद बट कोई भी टूल कॉल होने से, टूल इन्वोक होने से पहले है, कौन सा वाला मेथड है? ऑन एजेंट स्टार्ट का, ऑन एजेंट एक्शन का, ऑन टूल स्टार्ट का, ऑन एजेंट एंड का, या नन ऑफ अबव? ठीक है, क्लियर हुआ। देखें, एजेंट हुक एक कॉन्सेप्ट है। हुक कहते हैं कुंडे को, जो कि कराची में रहने वाले कुंडे को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, अब कुंडा क्या होता है? आपके जो भी पोल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, उस पोल से लेके आपके मीटर तक का जो वायर आता है, वो आपका रियल कनेक्शन, ठीक है। तो अगर ये इस प्रोसेस से डेटा आपके पास आ रहा है तो आप ईमानदार सार्फिन हैं, कंज्यूमर है। अच्छा, अब कराची वाले या पाकिस्तान वाले, कराची वालों को बदनाम नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान को हम देखते हैं, वो क्या करते हैं, बीच में हुक लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं कुंडा। अच्छा, तो अब वो क्या हो रहा है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक जो डेटा जा रहा है, वो डेटा जाने से पहले ही वो डेटा आप अपने पास निकाल लेते। तो हुक का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो रनर पे है या एजेंट के ऊपर है, हम क्या करते हैं कि कोई भी 10 एजेंट चल रहे ना, अब 10 एजेंट जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ से डेटा उठा रहे हैं, टूल कॉल कर रहे हैं, LLM को कॉल कर रहे हैं, LLM को कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं,
नॉर्मली आपको पता है कि हम LLM के साथ कनेक्ट कर, LLM को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, LLM हमें रिस्पांस देता है। अब ये जो रिक्वेस्ट भेजने का अमल और रिस्पांस आने का अमल है हम एजेंट से करवाते हैं, लेकिन LLM बेस्ड जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पांस आता है। रिक्वेस्ट में क्या क्या भेज सकते हैं आप? सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट, इसके अलावा टूल स्कीमा और टूल का मैसेज, यानी टूल मैसेज का मतलब है टूल का रिजल्ट। ये 4 चीज़ें जाती हैं। अच्छा, LLM हमें जो रिस्पांस देता है या तो वो प्लेन टेक्स्ट फाइनल आंसर होता है, या फिर LLM हमें कहता है कोई टूल कॉल करो। तो हमें पता चला है कि 4 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और 2 रिस्पांस आ सकते हैं। किसी भी LLM से, अगर हम अभी इस दुनिया के टॉप LLM से बात करें, सिर्फ ये 6 खूबियाँ हैं उसके अंदर, और इन 6 खूबियों को मिला के सारा एजेंटिक वर्क फ्लो हमने बना दिया। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि एजेंट जो भी काम करेगा, मल्टी एजेंट सिस्टम है ना, 10 एजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयशा भी बैठी हुई हैं, सरजिया भी बैठे हुए हैं, कासिम भी बैठे हैं, तो 3 एजेंट बैठे हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हैंड्स ऑफ करते रहते हैं बार बार कि ये टॉपिक मैंने किया, मैंने हैंड्स ऑफ कर दिया कि अब आयशा आपको बताएंगी, आयशा ने वो चीज़ बताई, फिर मुझे वापसी हैंड्स ऑफ कर दिया। तो आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल याद रखें, चीज़ आपको खुद ब खुद याद रहेंगी। अच्छा, एजेंट हो, अब होता क्या है, कासिम कुछ भी बोल रहा है, आपको परवाह नहीं है, ठीक है। आयशा कुछ भी बोल रही है, आप सोचें यार इसको याद रखें या ना रखें। सर जिया कुछ बोल रहे हैं तो आप बोले यार ये बड़े काम की चीज़ है ना। सर जिया के माशाल्लाह फॉलोवर 67K तो हैं, तो अब आप सब फॉलो कर रहे हैं सर जिया को। वो क्या किया, आपने एजेंट हुक किया हुआ है। तो अब सर जिया की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी पोस्ट डालते हैं, आपको मिलती रहती है। तो एजेंट हुक का यही काम है। आपके 10 एजेंट बने हुए हैं, आपने किसी भी एजेंट के ऊपर हुक लगा दिया। अच्छा, अब एजेंट जब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो उसके कुछ मेथड होते हैं। तो एजेंट जब हुक हम लगाते हैं तो जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, तो वही काम हो सकता है। जैसे कि ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड। अच्छा, मुझे तो अब ये 4 याद है। अब यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया। सिनेरियो इन्होंने क्या चेंज किया है, इन्होंने कहा कि विच एजेंट हुक्स मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द एजेंट रीजनिंग कंप्लीट। तो एजेंट अपनी रीजनिंग कंप्लीट करे तो उसके बाद कौन सा मेथड कॉल होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन अगर पढ़ें, बट एनी टूल इज इन्वॉक। कोई टूल कॉल करने से पहले भी वो कॉल होता है, इन्वॉक होता है ना, पहले वो चलता है। एजेंट हुक का मतलब ही यही है ना। तो वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो कुंडे के जरिए निकाल के हम अपने पास ले आएंगे, और जो एक्टिविटीज़ के ऊपर आपने उस डेटा के साथ करना वो आप कर सकते हैं। तो हुक का फ़ायदा यही है। तो अब मुझे बताएं कि सवाल तो आपको समझ आ गया, इसका जवाब वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। दिल में सोचें, जो भी सोचना है सोचें। तो इसका आंसर आपने अब लिख लिया अपने पास, ठीक है। ठीक है, इस लेवल पे आपको समझना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा। पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने सवाल आया ABC, आपने कहा रैंडमली A, किसी की आवाज़ भी आई थी A या B या C, ठीक है। तो रैंडमली जवाब नहीं होता, आपने उन कॉन्सेप्ट से उसे मैप करना है, और मैप करके देखना है। मेरे जहन में तो भाई 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑन एजेंट स्टार्ट, तो मेरे जहन में हाँ यार ये मेथड तो वहाँ पे होता है एजेंट हुक के अंदर। दूसरा है ऑन एजेंट एक्शन, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, नन ऑफ द अबव। तो अब अगर आप गौर करें, गौर व फिक्र जब आपने पढ़ा हुआ है, तो जब मेरे जहन में 4 चीज़ें आ रही हैं, हो सकता हो, तो अब कुछ चीज़ें तो वैसे ही ऑब्सोलीट इसमें आप यानी निकाल सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो बचती हैं 2 या 3, उनके ऊपर आपने अब गौर करना। तो आपने इस तरह एग्ज़ाम को पहले तो चीज़ को समझना है कि पूछना क्या चाह रहे हैं, और फिर दूसरा लेवल जो चीज़ें काम की नहीं है, ऑप्शंस, उनको आप क्या करें, निकाल दें, ठीक है। मुझे पता है ऑन एजेंट स्टार्ट, जब एजेंट स्टार्ट होता है, मेमोरी में लोड होता है, उस वक्त ही चलता है। वो तो कह रहा है रीजनिंग कंप्लीट करे, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सक्लूड। पहला वाला ऑप्शन मैंने कहा कि नहीं होगा। मैं इतना ही ऑप्शन अब आपको दूंगा ना, मैं सारा बता दूंगा तो बचेगा क्या, फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। तो इसका ऑप्शन
जो भी आपको सिलेक्ट करना है ABCDE, तो अब आपकी मर्ज़ी है जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, लेकिन गौर व फिक्र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो अभी हम आपका एग्ज़ाम लेना है ये थ्योरेटिकल पार्ट का है, सिनेरियो बेस पे तो हम आए नहीं है, कोड बेस के तो ऊपर अभी आए नहीं। ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसने OpenAI एजेंट SDK पढ़ा है और वो एग्ज़ाम देना चाह रहा है, जो कि आपका 25 और 30% तक आएगी थ्योरेटिकल एक्सपर्ट होने के बाद, परफेक्ट होने के बाद, कि हर चीज़ आपके जहन में, वरना आप सोचें आपका क्या हाल होने वाला। ठीक है, अच्छा जी, तो सबने अब फिर दुआ पूछते हैं कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब भी कुछ हैंड्स मुझे ना उठे हुए नहीं दिख रहे। अब क्या वजह हो सकती है? अब तो सवाल भी हमने पढ़ लिया, ऑप्शन भी हमने समझ लिए, हमने रीमैपिंग भी कर ली कि हमारे आंसर से कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो रिमेनिंग रह गए, अच्छा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप मुझसे लाजमी डिस्कस करें। एक कोच का काम यही है कि आपको बेस्ट टेक्निक बताएं जिस स्टेज पे भी आप हैं। ठीक है, आप सोचें कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ इम्प्रूव करना ज़रूरी है, तो आप 1 to 1 अभी क्लास जैसे एंड हो तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाएं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं इस पॉइंट के ऊपर स्टक हूँ, तो मुझसे लाजमी डिस्कस करें। ठीक है, अदरवाइज़ होगा ये कि आप सोचें कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही। तो भाई अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आएगी और आपको इंटरनेशनल एग्ज़ाम, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है, तो यार ChatGPT इस वक्त आपको 1 महीने 1.5 महीने में आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कर देगी कि आपकी सोच जितने भी ये सेंटर इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं सब समझें बंद करवा दें। आप ChatGPT से बात करके देखें, ठीक है, उसको कहें कि एग्ज़ाम बनाए, उसको समझाएं भी, तो सिर्फ ये चीज़ें इस तरह आप इम्प्रूव करेंगे। तो पहले वो वीक पॉइंट हमें फाइंड करने हैं एज अ कोच, चाहे वो सर्जियाँ हों या मैं हूँ, आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि इस वक्त बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, हम ये सोचें ना, हम पहले पाइथन, नॉर्मली मेरे पास लोग आते हैं बोले सर हम AI के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, अब हमें मशीन लर्निंग करना चाहिए, हमें डीप लर्निंग करना चाहिए, हमें जनरेटिव AI करना चाहिए, या हम डायरेक्ट एजेंटिक AI स्टार्ट करें। तो अब वो सारी चीज़ें अगर आप उन पर टाइम लगाते हैं, भाई 5 साल आपकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे। 5 साल में आप जाके प्रिपेयर होंगे किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के, और फिर वो काम करने के बाद असल में आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। नॉलेज तो आपके पास आ गई, OpenAI एजेंट SDK हुक्स होता है, जब तक आप उसका कोड इंटीग्रेट नहीं करेंगे आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट नहीं। थ्योरी जितने भी लोग बैठे हुए हैं तकरीबन सबके पास है, लेकिन उस थ्योरी को कोड में इम्प्लीमेंट करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट करना, ये असल लर्निंग है आपकी, और इस लर्निंग को ही हम कहते हैं एक्सपीरियंस। तो आपका एक्सपीरियंस ऐसे ही आएगा। तो दोस्तों, थ्योरी में 5 साल लगाना, अब इस तरह आप भी बहुत सारे रोड मैप सोच के बैठे होंगे कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, बहुत सारी आपकी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त आपने सोची नहीं। तो हमें वो चीज़ें, आप किसी भी मेंटोर के पास जाएं जो वाकई उस फील्ड में काम कर रहा हो। अब ऐसा ना हो कि आप ABC वाले के पास चले जाएं, ठीक है, क्यों बहुत सारे यहाँ चैटबॉट वाले और पता नहीं कौन कौन से वाले बने हुए, तो आप उनसे जाके पूछें कि हमें एजेंट्स या चैटबॉट बनाना, वो आपको बोले यार डायलॉग फ्लो के ऊपर बना लो, Siri के ऊपर बना लो, जो कि टेक्निक आपकी वो इंटेंट बेस्ड काम करती थी, वो टेक्निक ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गई। तो इसलिए पहले उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसको फाइंड करें। हमें पता है कि एजेंटिक AI की दुनिया में अगर बात होती है तो सर्जिया ने बहुत मेहनत की। ठीक है, मेरी जर्नी भी सर्जिया के साथ स्टार्ट हुई थी, और AI, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, सारी उन चीज़ों की एक्सपर्टीज़ के बाद एजेंटिक AI के अंदर भी हम लोग लगे हुए। तो कहने का मकसद ये है कि आप पहले मेंटोर फाइंड करें और अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें फाइंड करके आप डिस्कस करें कि मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ। तो वीकनेस जो भी हमारी है वो फाइंड करें खुद, या सामने वाला जो भी मेंटोर है वाकई जो आपको बता सकता है आपकी वीक पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सेप्टेंस। अगर कोई मेंटोर आपको बताता है ना कि यार देखो ये वीक पॉइंट है आपका, आप बोलते हो यार ये क्या मसला है, मैं तो इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मुझे कोई कहे कि यार कासिम भाई आपका पढ़ाने का जो तरीका है ना वो हमें समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल
बोला यार मैं तो 2008 से पढ़ा रहा हूँ और मैंने जितनी पब्लिक को डील किया ये तो मेरा सबसे परफेक्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आके मुझे कोई बोले कासिम भाई आपको पढ़ाना नहीं आता, तो इसका मतलब कि भाई मुझे क्या आपको समझ नहीं आया, मुझे वो बात बताओ ना यार। ठीक है, ऐसे तो आप किसी को भी कहते हैं कि आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, तो आपने वो वीक पॉइंट आपको लग रहा है कि यार ये सामने वाला ये चीज़ है तो उसको बताएं। तो अगर आप मुझे बताएंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, उसको इम्प्रूव करूँगा। तो आप में भी ये चीज़ होना चाहिए कि आपको जो भी मेंटोर गाइड करे आप लाजमी उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। तो अभी मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करने आया दोस्तों, हम ज़िंदगी में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने के लिए तैयार हो। ठीक है, ये पेपर वगैरह ये MIT के एग्ज़ाम दे दें, उसकी सर्टिफिकेशन ले लें, किसी काम के नहीं है। आप कह रहे हैं कि KU का भी सर्टिफिकेट, MIT का मैं कह रहा हूँ कि आप ले आओ, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी IT के अंदर, लेकिन उस सर्टिफिकेट की कोई भी वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जो आपने काम किया है और उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, वही आपकी लर्निंग और वही आपको मिलीनियर और बिलीनियर बना सकती है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें मिल के काम करना होगा। जितना सर्जिया कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो मिल के सबसे पहला पॉइंट, अल्लाह ताला भी उस कौम की क्या चेंज नहीं करता? हालत चेंज नहीं करता। जो कौम अपनी हालत चेंज करने को तैयार नहीं होती। अच्छा, मैं कौम को करके इंडिविजुअल अपने ऊपर ले आए ना, हम पूरी कौम के ऊपर क्यों जाएं? तो अल्लाह ताला की हालत जब तक चेंज नहीं करता, जब तक कि वो ख़ुद अपनी हालत को चेंज यानी अपने आप को इम्प्रूव करने को तैयार नहीं होता। तो पहला कदम हमारा, और फिर देखें आपको, आप जब मेहनत करेंगे तो कितनी सारी आपको सक्सेस मिलेगी और लास्ट में मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, उसका मफहूम है कि ए इंसान मेहनत कर, फल देना मेरा काम है। तो आपने बिल्कुल मुखलिस होकर मेहनत करनी है और अल्लाह ताला आपको फल देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचे होते हैं कि आपको इस लेवल तक पहुंचना है और अल्लाह ताला ने उससे कई गुना ज़्यादा आपका लेवल सोचा हुआ होता है। मैं अपनी एग्जांपल सोचता हूँ, मैंने कैरियर जो अपना स्टार्ट किया था 2008 में किया था। अच्छा, तो ATC कोरंगी के अंदर LR बेटी आँखों का अस्पताल के सामने सिंध का पहला टेक्निकल उसको कहते हैं कि कॉलेज है, तो ATC के नाम से था। वहाँ पे मैं 8 साल मैंने पढ़ाया था बचपन में। ठीक है, 2008 से, तो वो बचपन था जब मेरे रेशे भी सही से नहीं आए थे मूँछों के। अच्छा, तो वहाँ पे पढ़ाया, फिर ADIT एक डिप्लोमा होता था, फिर उसके बाद कोरंगी में एक इंस्टीट्यूट खुला था, मेमन इंस्टीट्यूट। तो सुना कि बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ने की ख्वाहिश हुई, तो वहाँ पे फिर डायरेक्ट पढ़ाने गए। फिर पता चला ज़ियाउल्लाह खान है, US से आए, 3 मास्टर किए हुए, तो हमने बोला यार चलो उनसे भी मिलते हैं, सीखें। तो सीखने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सका। अच्छा, फिर उस इदारे के जितने टीचर्स थे उनको पढ़ाने के लिए सर्जिया ने अपॉइंट किया। ठीक है, मीन्स पूरा एक सिस्टम था। सर्जिया के साथ डीप लर्निंग का कोर्स 2015 में स्टार्ट किया, फिर सर्जिया ने AI की कमेटी का पार्ट बना दिया, जब से AI को लीड कर रहे हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये, मैं तो सोचा था पढ़ने जाऊंगा और अल्लाह ताला ने कहाँ सोचा हुआ था कि आप पूरी यानी जो सिस्टम है उसको आप क्या करेंगे, रिट्रेन करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग मेहनत करें और अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अच्छा, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हम कहते हैं आयशा हमें समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, सब लोग अपना अपना ना ईमानदारी से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कोई किसी को नंबर आप बताना चाहें तो बता लें, 100 आए तो बता दिएगा, 90s आ रहे हैं तो बता दिएगा। अगर आपके 20% आ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर ना बताएं, क्या ज़रूरत है। जी आयशा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हमें बताएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको रीड करते हैं, देन इसकी मीनिंग समझने की हम ट्राई करेंगे। सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पूछा गया है, वो एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस पर है। मीन्स ये जो भी टॉपिक ऊपर रखे हैं ना, अच्छा, विजिबल हो तो बता दीजिएगा। सारे टॉपिक सही है, पहला था एजेंट, सबको विजिबल है? सही, हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वो था एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस पर हमारा क्वेश्चन है। मीन्स जो एजेंट आउटपुट जनरेट करता है
उसका स्कीमा, उसके स्कीमा में क्या क्या होता है, क्या प्लेन टेक्स्ट वगैरह जो भी, इसको हम कस्टम स्कीमा भी हम पास कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो देखेंगे। सी इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टू मेथड मस्ट मीन्स ज़रूरी ही है कि देखिए ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, क्विज़ के टाइम पे बहुत काम आते हैं। इन छोटे छोटे कीवर्ड्स की अगर हम ना पढ़ें तो हमारा पूरा MCQ ज़्यादा है गलत। सही, विच टू मेथड मस्ट एनी एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस्ड सब क्लास इम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका कोई मतलब समझाना चाहेगा? ये किस किस को समझ आया, पढ़ते ही समझ आ गया? कोई बताना चाहेगा? कोई भी? दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसे हमेशा अवेल किया करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तरफ, यानी आप समझे कोई तोहफ़ा है। क्या पता आप क्या वो जो मौका आपको मिल रहा है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। आप देखिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, हमें अभी फैकल्टी मास लेवल के ऊपर चाहिए। अब यहाँ पे आगे कोई अच्छा सा बोलता है, मेरी नज़र में आ जाए यार इस बंदे को बोलना तो बहुत अच्छा आता है, तो इस बंदे को मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकूँ। ठीक है, सरजिया के जहन में आ जाएगा ये बंदा तो बहुत अच्छा समझाता है। तो कोशिश करा करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, डरना कैसा भाई, आपने उसे अवेल करना है। बोलने का बोल रहे हैं तो भाई मुझे आप बोलें कि मुझे दुनिया में सबसे अच्छा बोलना आता है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आएंगे कोई मसला ही नहीं। तो अब दोबारा हम सवाल कर लेते हैं आयशा भाई कि कौन आके यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाना चाहेगा। माशाल्लाह, आयशा आप रैंडमली जिसको दिल चाहे आप बुला सकते हैं। किसको? असद भाई को। आ जाए असद भाई। जी, सवाल ये है कि कौन से 2 तरीके ज़रूरी हैं एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस के लिए, सब क्लास इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बाकी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिर्फ देखिए, एक्टिविटीज़ हम इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये ना सोचिएगा सर इंग्लिश को उर्दू में करवा के, तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अंग्रेज़ बैठे हुए हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये सवाल सबको समझ आ गया कि भाई कौन से 2 मेथड्स हैं जो कि किस में होते हैं। विच 2 मेथड्स मस्ट एनी एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस्ड। तो देखें, 2017 में एक रिसर्च पेपर आया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स। जो भी आप जनरेटिव एआई की चीज़ें देख रहे हैं ना, वो सारी पॉसिबल हुई हैं किसकी बदौलत? ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन क्या है दोस्तों? जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका ध्यान उसके ऊपर जाता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ अटेंशन। अच्छा, आपने पूरा ये पेपर या कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, अभी आप यानी जैसे अपने फेस को मूव करते हैं तो पूरा पैराग्राफ आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता। आपके जहन में 2 या 3 वर्ड होते हैं कि भाई मस्ट, 2 मेथड्स और स्कीमा का नाम। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा 2 मेथड्स हैं जो कि लाजमी आपके मौजूद हैं या आपके सब क्लास में इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि हम सब क्लास इसके चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जब आप इस क्लास से एक्सटेंड करते हैं। तो ये पेरेंट क्लास होगी, तो पहले तो जहन में लाएं कि क्या यार इसकी पेरेंट क्लास वाकई है या नहीं। तो इसकी क्लास मौजूद है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फिर दूसरा सब क्लास, इस क्लास से एक्सटेंड करके एक नई क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास। चलो वो भी बन जाती है। अब वो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उसके मेथड्स हैं 2। तो अपने जहन में पूरा आपने क्या किया, सेल्फ अटेंशन। कितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो काम की चीज़ें हैं उनके ऊपर जो आपकी अटेंशन जाती है, इसे हम कहते हैं सेल्फ अटेंशन। और आज दुनिया की जो रेवोल्यूशन इस वक्त मौजूद है ना, एजेंटिक एआई की, एलएलएम की, जनरेटिव एआई की, वो सिर्फ सेल्फ अटेंशन की बदौलत है। आसानी हो रही है, हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। कोई 2 नंबर तरीके से काम करेंगे, वक्ती तौर तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये लिख के ले लें,
बहुत सारे शॉर्टकट आपको ऐसे दिखते हैं जो कि गलत होते हैं, आप वो उस वक्त लेते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन लॉन्ग टर्म वो कभी भी नहीं चलते। अच्छा, ईमानदारी से जो काम किया जाता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, उसके रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलते हैं। अगर आप ईमानदारी से कोई भी एग्ज़ाम पास करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, आपके पास नॉलेज होती है, और आप जब आगे जाते हैं, किसी और ने प्रोडक्ट बनाया, आपने कहा मैंने बनाया है, तो आप दूसरे प्रोडक्ट बनाने जब बैठेंगे आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, स्टक हो गए, आप डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर। लेकिन जब आपने वो चीज़ें खुद बनाई हैं ईमानदारी से, मेहनत के साथ, अब आपको 10 प्रोजेक्ट पे भी काम करवाया जाए, आप बहुत आसानी से स्क्रैच से नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए जब भी या बी से यानी अपने अंदर हम जो है क्या कहते हैं, इंसानियत और अखलाकियत, तो इस फैक्टर को हमें ख़ुद इससे लड़ना होता है, कोई और आके हमें नहीं सिखाता। तो यानी अखलाकियत वाला पार्ट हमें ख़ुद अपने अंदर बिल्ड रखना है कि पेपर दे रहे हों या कोई भी चीज़ कर रहे हों तो आपको मौके भी मिलते हैं। मैं अपना ही मौका बताता हूँ। 2015 में सर जिया ने डीप लर्निंग का एग्ज़ाम बनाया, जिसकी बेस के ऊपर AI कमेटी बनी थी। तो एग्ज़ाम इन्होंने बनाया, PF किट के अंदर ले रहे थे, पहला पेज वहाँ पे पढ़ाया था सर जिया ने डीप लर्निंग का। तो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दे रहे, पेपर पे कोड लिखना था, लिख लिया। एक डॉट था जो लगाना था या नहीं लगाना था वो मुझे कंफर्म नहीं था। अच्छा, मेरे पास जैसे भी बैग यहाँ रखा हुआ ना, ऐसे बैग था और उसकी जिप भी खुली हुई थी, उसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं, बुक्स वगैरह प्रिंट हुई हुई रखी हुई। अच्छा, अब मुझे पता है कि पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सिर्फ यूँ करके मैं पेज नंबर 8 को देख लूँ, ठीक है, यानी इतना एक डर भी था, क्या चीटिंग नहीं, चीटिंग अलाउ नहीं है, गलत चीज़ है। और एक अंदर का जो वो था, मैं कह रहा हूँ कि शरारती शैतान, वो कह रहा है देख तो ले, पास तो कितनी सी देर लगेगी, तो मैंने नहीं किया। और फिर जाके सैनाम सर जिया के साथ होते थे, मैंने कहा कि सर इस तरह की चीज़ थी, मैंने उसको नहीं देखा, तो वो इंडेंटेशन का शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और डॉट की, तो वो देख लिएगा। खैर उन्होंने तो अपने हिसाब से पेपर चेक किए, तो टॉप 5 वहाँ से लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें गलती से आखिरी स्टेप पे मैं ही था, आखिरी रैंकिंग मेरी थी। और उम्र वाइज उस वक्त तो मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तो ठीक है, चलता है। तो इसी तरह आप ज़िंदगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेहनत से की हुई चीज़ और जो आपने ईमानदारी से चीज़ की है ना, वो हमेशा रिलायबल होती है। आप देखें ना उस कंसिस्टेंसी का असर, आप देखिए, मेहनत, स्ट्रगल, पूरी कमेटी बनी, उसके अंदर 5 लोग थे और माशाल्लाह सब टॉप यानी क्लास यानी लेवल के लोग थे। तो उसमें डॉक्टर नुमान हो और अनीस भाई हो, नासिर भाई हो, ठीक है, 5वां मैं था और एक सर इनाम थे, तो सारे माशाल्लाह टॉप लेवल पे थे। अच्छा, सर जिया ने सब चीज़ें ख़त्म करके फ़ाइनल मुझे सिलेक्ट किया कि कासिम भाई आप जो है जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं AI वाला पार्ट आपने लीड करना है। तो उसकी वजह क्या थी, कंसिस्टेंसी, ईमानदार, मेहनत, वो सब अभी भी मुझसे बहुत आगे डीप लर्निंग और दूसरी चीज़ों के अंदर। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों पे सैनाम माशाल्लाह प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कहने का मकसद दोस्तों ये है कि कंसिस्टेंसी और ईमानदारी से अगर आप काम करें ना, तो आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें मिलती रहती। तो कभी भी आपने शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं जाना, आपने मेहनत और ईमानदारी से काम करना, फल देना फिर अल्लाह ताला की ज़ात का काम, ठीक है। तो अब ChatGPT या फिर गूगल तो वो कोई करता ही नहीं है ना, अब तो ChatGPT ही आप लोग करने वाले लोग हैं। पहले बग्स आते थे, लोग स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, और आज 3% लोग भी स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं जाते, सारे के सारे LLM बेस्ड जितनी एप्लीकेशन है उनसे अपने एरर्स देते हैं और सॉल्व करवाते हैं और उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप सब भी यहाँ देख रहे हैं स्टैक ओवरफ्लो कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी भी सिर्फ एक ने हैंड रेस किया है, 2, ठीक है, 2 लोगों ने हैंड, 3, 4 स्टैक ओवरफ्लो भी इस्तेमाल करते हैं। और कितने लोग जब एरर्स आते हैं डायरेक्टली कोई भी एजेंटिक यानी चाहे वो Gemini 2.5 Pro हो, Grok 4 हो, या फिर हमारे पास ChatGPT 4.5 रिसर्च वाला हो जो कि कोड में बहुत अच्छा है, पेड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, या फ्री वाला जो है, तो LLM से अपना एरर देख के उसका आंसर पूछते हैं, ये देख लें आपको, ठीक है। बाकी लोग कोडिंग नहीं करते, शायद उनके पास एरर नहीं आते, वो बहुत अच्छे कोडर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कोडर्स होते हैं, उनका लग चलता, कोड जो भी करते हैं चल जाता है। असल तो आप डेवलपर परेशान ज़्यादा जब होता है कि उसने कोड लिखा और वो चल जाए, तो एरर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है।
तो एरर आते तो आपको लगता है आप कोडिंग करें। सही बात है। इतना अच्छे कोडर शायद हम लोग बन जाएं कि हम कोड लिखें और वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही परफेक्ट चल जाए। होगा, वो पता नहीं कब होगा। हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो लेवल क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा कि भाई आप अब देखो, आपने सबसे पहले तो सेल्फ अटेंशन का जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है कि सब चीज़ें आपने पढ़ी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से वो वर्ड सिलेक्ट कर लेना। तो आपने सबसे पहले क्या करनी है, सेल्फ अटेंशन। तो सेल्फ अटेंशन करके मुझे यहाँ पे क्या मिला, मस्ट, फिर एक क्लास मिली है और उस क्लास के अंदर कह रहा है कि सब क्लास बनाते हैं। तो मेरे माइंड में जो माइंड मैप बन रहा है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम है एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस, उससे एक चाइल्ड क्लास बनेगी, जो भी आप चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उस चाइल्ड क्लास के अंदर आपके क्या होंगे, 2 मेथड लाजमी इस्तेमाल होंगे। अब वो 2 मेथड कौन से हैं वो नीचे आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सेल्फ अटेंशन, जो वर्ड मिले उसकी इन्फ्रेंस, जो आपकी नॉलेज है उस नॉलेज से मैच करना, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है उसका आउटपुट है वो मैच करना। अच्छा, जब आप ऑप्शन देखते हैं, कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट पढ़ के आपको समझ आ जाता है यार ये ऑप्शन तो इस सिस्टम में है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस प्लान टैक्स एंड नेम, अच्छा अब सवाल ये एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस कितने लोगों ने देखा है? आई थिंक इसको पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है। अच्छा, देखा तो है, ठीक है, खुद से भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे टू डिक फ्रॉम जैसा, ये तो मैंने नहीं देखा, ठीक है, उसमें होता ही नहीं मेथड। तो एक, अब मैंने कहा कि यार ये तो है ही नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर ध्यान देना बेकार। 3 ऑप्शन बचे, अब उन 3 ऑप्शन पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं। 4 बचे अब भी, अच्छा ये ठीक है, एक तो मैंने आपके लिए आसानी कर दी ना, सारी की आसानी थोड़ी करूँगा। तो ई तो मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं देखा, हो सकता है वो मैं जानबूझ के बोलूँ और ऐसा ना हो कि ई ना निकले। तो मैंने तो नहीं देखा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अब ये आप मुझ पर पेपर के दौरान किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। दूसरा लेवल आपको ये सिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल वो सिखाई थी, मिसाल लोग देते हैं कि मेमन जब अपने बच्चे को कारोबार सिखाते हैं तो इस तरह की मीम्स के ऊपर, तो कहते हैं कि अपने बच्चे को लेके गए, बोले सीढ़ियों पर चढ़े और चढ़ गए, और उसके बाद वो बोलते हैं कि यानी आप उल्टे मुंह करके वहाँ पे खड़े हो जाओ और कूद जाओ। नीचे वालिद थे तो उन्होंने बोला मेरे अब्बू मुझे संभाल लेंगे, वो कूदे और उसके बाद वालिद हट गए। तो पहला रूल सिखाया कि बिजनेस में अपने बाप पे भी भरोसा ना करो, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मकसद मीम्स हैं लेकिन लर्निंग पर्पस है। अब यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि कोई भी एग्जाम के दौरान आपको कुछ बता रहा हो तो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। वो अपनी सजेशन दे रहा है, वो उसकी मर्जी है, वो ईमानदारी से दे या ना दे, लेकिन आपने अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करना है। तो अब फिर दोबारा से देखें, मैंने तो ई वाला ऑप्शन आज तक नहीं देखा, ठीक है, बाकी के ऑप्शन होते होंगे। हाँ, किसी क्लास के ऊपर टू डिक अप्लाई करते हैं तो उसके जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नज़र आ जाते हैं, वो तो हमने देखा हुआ है। तो ये तो क्लास, नॉर्मल क्लास का ये मेथड है टू डिक वाला, ठीक है। फ्रॉम जैसा, अब एक ऑप्शन है लेकिन दूसरा नहीं है, तो दोनों एक साथ हैं। जब एक ऑप्शन है तो दूसरे को देखना ही बेकार। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ना, तो आपको पता है कि जब एक भी आपका फॉल्स होगा बाकी वाली देखने कंडीशन बेकार है। तो अब ई तो नहीं, बाकी के ऊपर आप गौर फिक्र करें और इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया? माशाल्लाह, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी हेजिटेशन हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि इतना बोलेंगे और इतना हैंड रेस करेंगे, सबसे आगे आके सब खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें, फिर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशनल क्लास नहीं होती। ट्रांजिशनल क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए होते, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कैपेसिटी बता रहा हूँ। हर यूनिवर्सिटी क्लास में मैक्सिमम 40 से ज़्यादा HEC के मुताबिक आप नहीं ले सकते। अभी हबीब सलीम यूनिवर्सिटी बोले और कम कर दो, या पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी बोले और बंदों की क्वांटिटी कम कर दो, 30 से ज़्यादा आप एक क्लास का सेशन ना बनाए। सर सैयद यूनिवर्सिटी अभी हम लोग प्रेजेंट गए, तो 30 से ज़्यादा आप एक सेशन के अंदर ना बिठाएं। अच्छा, तो अब हम तो माशाल्लाह 2000 स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये ट्रांजिशनल क्लास होती, सारी पावर टीचर की होती,
वहाँ पे क्या है कि आप पेपर देंगे, पेपर बनाने वाला कौन? टीचर। पेपर चेक करने वाला कौन? टीचर। ठीक है, टीचर को कोई बात बुरी लग जाए, मैं अपनी बताता हूँ, जावा का कोर्स मैंने लिया था ग्रेजुएशन में, तो ABC यूनिवर्सिटी के वो रिसेंट ग्रेजुएट हुए, फिर हमें पढ़ाने आ गए। अच्छा, अब जब वो पढ़ाने हमें आए, वो जावा पढ़ा रहे, उस वक्त मैंने जावा पे काम किया हुआ था। इन्वॉल्वमेंट पाथ या कोई कॉन्सेप्ट वो बता रहे थे, तो वो बहुत ही गलत बता रहे थे। मैं सर ये इस तरह होता है? अच्छा, बोले नहीं नहीं ये ऐसे ही होता है। अब मेरे पास गलती से प्रोजेक्टर वाला जो कंप्यूटर था ना, तो मैंने वहाँ पे गूगल कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी की गलती थी, और गूगल पे जो मैं बात कह रहा था वही बात लिखी हुई आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन में भी वही बात लिखी हुई आ रही है। तो अब क्या हुआ कि मैंने गलती कर दी। उस गलती की सज़ा मुझे ये मिली कि मेरे जावा में मुझे सी, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, दोनों सब्जेक्ट में उन्होंने मेरे C लगाए, पास कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी सब में A 3.9 से यानी GPA से ग्रेजुएशन मैंने की थी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि दोस्तों कि वहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना कि कोई भी चीज़ इस तरह की कर दी जो टीचर को गलत लगी तो आपको फेल कर सकते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट लाजमी किया करें। हम सब टीचर हैं और हम सब स्टूडेंट हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, कोई भी एक सवाल समझ नहीं आता, और ये आपकी ज़िंदगी में भी है दोस्तों, बहुत सारे जो आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह भी यही कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिस वक्त वो प्रॉब्लम आई, आपने सामने वाले से क्लियर ही नहीं किया कि यार ये काम आपने क्यों किया। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार ये टूल होता है स्प्लेन, ये अंडरस्कोर, राउंड ब्रैकेट क्यों लगे, ये कोई कैपिटल में लिखा है कोई स्मॉल में लिखा है, और साइन टैग से लिखने का तरीका है कि क्लास का नाम ऐसे लिखते हैं, मेथड के नाम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब मुझे वो चीज़ ही नहीं पता, मुझे ये सता रही है कहीं पे यार कैपिटल में लिखा है, कहीं में स्मॉल पे लिखा है, अभी सवाल ही क्लियर नहीं है। अब वहाँ पे कोई क्लास यानी बताया नहीं कि ये क्लास है, लेकिन वो क्लास का आपका लिखा हुआ, मैं उसको पहचान ही नहीं पा रहा। अब जब वो क्लास ही नहीं पहचान पा रहा तो मेथड और एट्रीब्यूट कभी जहन में ही नहीं आएंगे। मैं तो उसको फंक्शन समझ रहा हूँ, और मैं क्लास बोलूँ बस ये फंक्शन, इसके पैरामीटर पास होंगे और कुछ भी नहीं। मेथड्स और एट्रीब्यूट की कहानी जहन में ही नहीं आई। तो सबसे पहली चीज़ ज़िंदगी का अपना रूल बना लें आज कि कोई भी चीज़ हो, करंट टाइम जो गुजर गया, जो आने वाला, उसकी टेंशन नहीं लेनी। करंट टाइम पे जो भी चीज़ हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप हैंड रेस करके उसके ऊपर क्वेश्चन करें, वैलिड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सर ये ग्रीन कलर में क्यों लिखा है। ठीक है, अब ऐसा सवाल करना बेकार है, रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए टॉपिक के ऊपर। तो अगर उस टॉपिक के ऊपर कोई भी एक डॉट, एक पॉइंट नहीं समझ आ रहा, उसी वक्त रेस करें, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आगे तक। अच्छा, हम क्या करते हैं नॉर्मली, शर्मा हजूरी, हम बहुत लाइक शाय लोग हैं ना, बहुत शर्माते हैं। ठीक है, शायद लड़कियां आपसे कम शर्माती हों, ठीक है, और लड़कियां तो माशाल्लाह वैसे शर्माना तो उनके ऊपर ही आया। तो अब क्या करें, उस शर्मा हजूरी के चक्कर में 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। अच्छा, पहली क्लास के अंदर 10 ऑप्शन थे, 10 पॉइंट थे जो मुझे समझ नहीं आए। अच्छा, वो उस वक्त याद नहीं है कि मुझे समझ नहीं आए, मैं किसी से पूछ ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्लास में आते 3 पॉइंट और ऐड हो जाते, नेक्स्ट क्लास में आते 10 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं, फिर इतने सारे पॉइंट हो जाते हैं कि लास्ट वाली जो हम क्लास ले रहे होते हैं, करंट क्लास, उसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। उसकी वजह यही थी कि जब आपकी स्टार्टिंग क्लास हुई थी, उस वक्त जो चीज़ें आपको पूछनी थी क्लियर नहीं होनी थी, आपने नहीं पूछी। तो यार इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि मुझे खुद इसका रिस्पॉन्सिबल होना है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़, चाहे वो रिलेशन में हो या लर्निंग में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, मुझे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या मेरे पर्सपेक्टिव से सामने वाले ने हो सकता है मेरी गाड़ी ठोक दी पीछे से, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक्सीडेंट चलो गलती से हो गया, ठीक है, अच्छा ख्याल तो ये आता है। अच्छा, अब हो सकता है कि नुकसान पहुँचाना चाह रहे, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। मैं उससे कम से कम पूछूं तो भाई यार गाड़ी मैंने सही पार्क की थी, आपने क्यों ठोक दी? तो वो बताएगा सर मेरा ब्रेक फेल हो गया था या प्रॉब्लम थी। तो अगर वैलिड रीज़न है आप जाने दें, अदरवाइज आपने जो भी चीज़ें हैं फिर वो देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो सकता है भाई आपकी बहन ने आपकी पीछे से आपकी बुराई करी, आप दिल में दुश्मनी ले रही, इसने मेरी बुराई कैसे करी, ठीक है,
अच्छा, अब वो बुराई नहीं कर रहे, वो आपके बता रहे हैं कि 10 बुराइयां हैं लेकिन अच्छाई भी आपकी बता रही थी। तो अच्छाई वाली बात तो आप तक पहुंची नहीं। जो 10 बुराई वाली उन्होंने कही थी आपकी अच्छा करने के लिए, वो किसी ने आपको आके बताएं तो आपने गलत पर्सपेक्टिव रख लिया। तो जिंदगी में कोई भी चीज़ किसी के भी खिलाफ पता चले, लर्निंग के दौरान चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसी वक्त उस चीज़ को हम क्लियर कर लें। अच्छा देखो, पढ़ तो आप भाई सालों से ले हो, हम इस क्लास का मकसद ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार हों। तो जो जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो अब दोस्तों, कोई भी एक डॉट, कोई भी एक पॉइंट कभी भी समझ नहीं आए, आप हैंड रेस करें, चाहे हज़ारों लोग हों, आप पूछें। और कोई भी हज़ारों लोग, आपको लग रहा है कोई भी सवाल, सरजियाँ हमेशा कहते हैं बेवकूफ़ी का नहीं होता, उसका जवाब जो होता है वो बेवकूफ़ी का हो सकता है। कोई भी सवाल क्या, आपके पास नॉलेज है, आप जवाब दोगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप इधर उधर से घुमा के कोई बात उसकी जवाब दोगे, तो बेवकूफ़ी का जवाब होता है सवाल, कोई भी बेवकूफ़ी का नहीं होता। तो ये चीज़ अपने अंदर अब ले आए। पढ़ते वक्त ज़िंदगी के किसी भी स्टेज के ऊपर आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो उसी वक्त क्लियर कर दें। कम से कम लिखने की आदत तो बनाएं कि पढ़ते वक्त मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। आपके पास लिस्ट तो हो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, ताकि बाद में जाके आप तो चैट जीपीटी कर लें, ठीक है। आप क्या नाम है, नोटबुक LM से जाके उसकी लर्निंग कर सकते हैं। इंटरेक्टिव आप लोगों ने की भी है और करेंगे भी इंशाल्लाह। ओके जी कंप्लीट है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं। उसमें एक वॉइस एजेंट शामिल नहीं, दूसरा MCP सर्वर शामिल नहीं है, तीसरा और आसान कर देता हूँ, सेशन भी शामिल नहीं। बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल है, गूगल वाली भी है, गूगल का जो वाइट पेपर है केगल का, और चैट जीपीटी 4.1 वाली भी, और मार्कडाउन भी है, ठीक है। और एसिंक्रोनस, हाँ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कोड देखो तो समझ आएगा ना, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर स्ट्रीम भी है, रन भी है, और क्या था, रन सिंक। तो तीनों मेथड के बारे में कुछ ना कुछ पूछा। फिर उसके पैरामीटर भी, एक पैरामीटर तो मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है भाई, 100% नहीं है, तो अभी मैंने आपको रूल सिखाया, ट्रस्ट नहीं करना, तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास क्या था, रन कॉन्फिग था, उस कॉन्फिग में कुछ चीज़ें सेटिंग चेंज करने की क्या होता है, टॉप पी टॉप के, ठीक है, रैंडमनेस वगैरह हम कैसे यानी क्या करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें पैटर्न बता रहा हूँ। वो तो वैसे ही है ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लो यार, ठीक है। तो अब देखो 100% तो नहीं बता सकता कि ये टॉपिक्स हैं, पैटर्न है। लेवल 2 और लेवल 1 का सेम पैटर्न है, ठीक है, सेम पैटर्न। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यानी बहुत घुमा के चीज़ों को जो पूछा है, जिसमें लेंथ ज़्यादा है, वो लेवल 2 है। चीज़ों को बहुत आसान करके कम अल्फाज बिल्कुल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी वही हमने रखी है, ठीक है, लेकिन आसान है। अच्छा, कितने लोगों ने लेवल 1 का वैसे एग्जाम दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे PIC के भी स्टूडेंट के चेहरे मुझे दिख रहे हैं। कितने लोगों ने लेवल 1 का एग्जाम दिया हुआ है, लेवल 2 भी दे दिया माशाल्लाह, तो ये तो चैंपियन लोग हैं। अब जिन लोगों ने लेवल 2 किस किस ने दिया हुआ, ज़रा खड़े हो सकते हैं, हैंड रेस तो बहुत हो गया, खड़े हो जाए ताकि आपको सब देख सके कि फरिश्ते लोग भी हमारी क्लास में मौजूद हैं। खड़े होइएगा, कौन कौन है, लेवल 2 और इसके अलावा लेवल 2 3 4। अच्छा, तो आप लोग को, अच्छा फंसी तो माशाल्लाह वैसे फैकल्टी का पार्ट है ना, ठीक है। तो मिस आयशा आप देख लें इन लोग को। अच्छा, वो CR भी है, क्या बात है, पहले से सिलेक्ट हुए हैं, अच्छे बच्चे खुद ब खुद नज़रों में आ जाते हैं। फंसी भी माशाल्लाह फैकल्टी का पार्ट बने में। और कौन है मिस, आपको कहीं यूज़ किया जा रहा है अभी यहाँ पे नहीं, आपके ऊपर भी आयशा कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, ठीक है। और एक आखिर से थे, क्या नाम है आपका, इस्फहान, रोहान, रोमान, नोमान, ठीक है, ओके नोमान, अच्छा नाम है तुम्हारा। नंबर से पूछूं, अच्छा भाई, सबके 70 अबव है, 75, मिस
70 अबव है, ठीक है। आप फसी के भी माशाल्लाह 70 अब या 80 अबव है, फसी 70 अबव 75, और आपके नुमान 75। क्या बात है माशाल्लाह, सारे चैम्पियन लोग हैं, पता नहीं कैसे ले लिया यार। ठीक है, तो मेहनत करिए, इन्होंने बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करी, आसान वाली मेहनत नहीं। अच्छा ठीक है, बस इतना ही, आप ज़्यादा सवाल इनसे बाद में करेंगे, इनकी मेहनत कैसे है। ओके जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं और फिर हम देखते हैं क्या चीज़ है। तो मिस आयशा, हमें आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रनर के बारे में पूछा, वैसे ही इसको पढ़ जी, अब सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रनर के बारे में पूछा हुआ है, जो रनर की क्लास हम यूज़ करते हैं। सही, इसको पहले पढ़ते हैं, देन इसका मतलब जानने की हम कोशिश करते हैं। सही, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन रन सिंक एंड रन स्ट्रीम्ड। आई गेस ये सबको आता होगा, कितने फैमिलियर है इससे? इसका मतलब समझाने की नीड है या नहीं? अच्छा, सिंपली एक बार रिवाइज करवा दें तो ये है कि की डिफरेंस क्या है। रन सिंक हमारे पास वो हम यूज़ करते हैं, रन स्ट्रीम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिंपली। तो ऑप्शन हम देख लें। अच्छा, ऑप्शन है हमारे पास है रन सिंक ब्लॉक्स अनटिल कंप्लीट्स एंड रिटर्न रन रिजल्ट। रन स्ट्रीम्स यील्ड या रन item stream event chunks as they arrive. ऑप्शन बी है हमारे पास run sync only uses the responses API, run streams only use the chat comprehension. Run sync cannot invoke tools, run stream can. They behave identically under the hood and none of above. I guess ये सबसे इजी था। सारे आसान है, चैट जीपीटी ना किया हो ना उसके बाद बताएंगे आप ईमानदारी से, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान था ना, बस ठीक है। अब उसके ऊपर मैं क्या करूँ। अच्छा, फिर हमारे पास है वेब सर्च टूल वर्सेस फाइल सर्च टूल। आप लोगों ने इस्तेमाल किया है ये बाय द वे, क्योंकि ये पेड वाली सर्विस है। अच्छा, किस किस ने किया है, ठीक है। देखिए, वेब सर्च क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने इसके ऊपर सेल्फ अटेंशन दी, वेब सर्च है और क्या है फाइल सर्च। इन दोनों के फ़र्क को हम देखते हैं। कितने लोगों को ये फ़र्क याद है वैसे बाय द वे, ताकि मुझे पता तो। अच्छा, कुछ लोगों ने, तो फिर हम बाकी लोग तो जवाब सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसको आसान कर देते हैं। वेब सर्च नाम से उसका काम पता चले, वो क्या करेगा, जो आपका वेब सर्च होता है, गूगल सर्च होता है, वेबसाइट को सर्च करना होता है, या किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ जाके आप सर्च करें, उसमें कोई लिमिटेड आपकी वेबसाइट नहीं है, पूरे इंटरनेट से वो चीज़ों को सर्च करेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, वेब सर्च। फाइल सर्च नाम पे ही अगर हम गौर करें तो इसकी सर्चिंग की लिमिटेशन क्या होगी, फाइल सर्च। इसका मतलब क्या है कि मखसूस जो फाइल आप अपलोड करेंगे ओपनएआई के सर्वर के ऊपर, सिर्फ उसमें से चीज़ें सर्च होंगी, जो कि पहले रैक सिस्टम बनता था और इन्होंने रैक सिस्टम को इतना आसान कर दिया कि सिर्फ एक फ़ाइल आप अपलोड करो, वरना रैक सिस्टम में रिट्रीवर, ऑगमेंटेड जनरेशन वापसी आ जाते हैं कम से कम इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 टूल्स की बात हुई है। एक है वेब सर्च, आपको अब नाम से क्लियर हो गया है कि पूरे इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को सर्च करेगा, और दूसरा क्या है, फाइल सर्च। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप पढ़ें, कुछ नाम ही उनके काम बता रहे होते हैं। अब इन दोनों के नाम से जो इन्फॉर्मेशन निकलनी है उसकी बेस के ऊपर इसके ऑप्शन को आप देख लें। तो अब वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। तो हम आयशा से एक दफ़ा पढ़वाते हैं और फिर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब विजिबल है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास MCQs है वो है वेब सर्च टूल वर्सेस फाइल सर्च टूल।
सही, इसको हम पहले पढ़ते हैं। व्हेन विल यू यूज़ फॉर फाइल सर्च टूल इंस्टेड ऑफ अ वेब सर्च टूल। सही, हमारे पास ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए है टू सर्च पब्लिक APIs। ऑप्शन बी है हमारे पास टू स्क्रैप लाइव वेब पेजेस। ऑप्शन सी है हमारे पास टू कॉल अ लोकल शेल कमांड फॉर सर्चिंग। ऑप्शन डी है हमारे पास टू सर्च विद इन यूज़र अपलोडेड फाइल स्टोर्ड इन अ वेक्टर स्टोर। एंड ऑप्शन ई है हमारे पास नन ऑफ द अबव। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम क्यों यूज़ करें फाइल सर्च टूल, वेब सर्च टूल के होते हुए हम फाइल सर्च टूल क्यों यूज़ करें? क्या पब्लिक API सर्च करने के लिए, या कुछ डेटा स्कैन करने के लिए, या फिर लोकल शेल कमांड को कॉल करने के लिए सर्चिंग के बेसिस पर, या फिर हम जो यूज़र ने फ़ाइल अपलोड की है वेक्टर स्टोर, वो उसमें से हम चीज़ें सर्च करने के लिए, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्लियर? ओके जी, तो पता चल गया कि भाई हम वेब सर्च यानी फ़ाइल सर्च, जबकि वेब सर्च पूरे होल इंटरनेट से चीज़ें सर्च हो रही हैं, उसके बावजूद भी हम फाइल सर्च क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, एक ऑप्शन तो मैं ऑब्सोलेट करवा सकता हूँ, टू सर्च पब्लिक API, भाई ये तो नो है 100%। टू स्क्रैप लाइव वेब पेजेस, अच्छा ये भी नहीं है, क्या बात है। टू कॉल अ लोकल शेल कमांड फॉर सर्चिंग, क्या बात है। अच्छा फिर कुछ होगा। अच्छा अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, इसको ऊपर कर देगा इसको अलग। हैंड्स ऑफ इनपुट फिल्टर। हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है। हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट के हवाले कोई टास्क कंप्लीट करने को दे देता है। अच्छा, अब टास्क को कंप्लीट करना और उसका आंसर करना फाइनल जिसको हैंड्स ऑफ किया उसकी जिम्मेदारी। फॉर एग्जांपल, यानी हमारी क्लास चल रही है, क्लास चलते हुए मैं क्लास को हैंड्स ऑफ कर देता हूँ मिस आयशा को, तो अब क्या है, हैंड्स ऑफ के बाद मैं स्टेज से चले जाता हूँ, जिम्मेदारी किसकी है, मिस आयशा की, कि क्लास को कंप्लीट करें। तो हैंड्स ऑफ जिस एंड पे भी हम करते हैं उसके बाद जिम्मेदारी दूसरे एजेंट की हो जाती है उस चीज़ को कंप्लीट करने की। अच्छा जी, फिर उसके अंदर इन्होंने जो सवाल किया है द इनपुट फिल्टर, अब मखसूस, क्योंकि हैंड्स ऑफ के अंदर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैंड्स ऑफ लिस्ट वगैरह जो भी हम पास कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है द इनपुट फिल्टर पैरामीटर इन आ हैंड्स ऑफ फंक्शन, हैंड्स ऑफ का फंक्शन भी, ठीक है। कॉल कंट्रोल्स, आपका जो इनपुट फिल्टर का ऑप्शन है वो कौन कौन से कंट्रोल को इस फंक्शन के ज़रिए हम कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है विच मैसेजेस फ्रॉम हिस्ट्री आर पास टू द नेक्स्ट एजेंट। अच्छा, हो सकता है भाई, ईमानदारी से खुद लिखे ना, दूसरों को भी हम देखते हैं। मैं ऑब्सोल्यूट वाला काम बता सकता हूँ, आंसर ये हो सकता है, बिल्कुल सही है, जितनी आप लोग की नॉलेज है, ठीक है। हमारी नॉलेज करूँगा तो फिर सर आप भी तो हमारे साथ देख रहे थे, जितनी आप लोग की नॉलेज है, तो नॉलेज आपने कहा कि इसका ए हो सकता है। हाउ मेनी टाइम अ हैंड्स ऑफ कैन अकर, तो भाई इसका इनपुट फिल्टर का तो ये कोई काउंटर थोड़ी है कि कितनी दफ़ा हैंड्स ऑफ हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं है। वेदर टू लॉग द हैंड्स ऑफ इवेंट, तो लॉग जो आपकी ट्रेसिंग वगैरह जनरेट हो रही होती है, या आप डिबग मोड जो ऑन करते हैं वो भी हो सकता है, तो वो तो वैसे लॉग हो रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है, तो इसका मतलब है शायद ये भी ना हो। बस बाकी ऑप्शन आप खुद देखें। द टूल स्कीमा यूज फॉर द हैंड्स ऑफ, टूल स्कीमा का हैंड्स ऑफ से क्या ताल्लुक, ठीक है। तो अब वो देखना है ना, मैप करना है। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल हैंड्स ऑफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका आंसर बेस्ट जो आपकी नॉलेज है उसकी बेस पे आप सिलेक्ट करें। मेरे ख्याल से तो ई हो सकता है शायद, ठीक है। बाकी आप लोग के ख्यालात, आपकी नॉलेज, ठीक है, मेरे ख्याल से ई है शायद। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं बनाया। कस्टमाइज, हाँ देखिए ट्रेसिंग क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई के साथ ट्रेसिंग इनेबल होती है। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपके एजेंट लूप में जो भी एक्टिविटी होगी वो ओपन एआई के सर्वर पे जाके सेव हो जाएगी, जिससे मैं बाद में इससे फाइन ट्यून भी कर सकता हूँ अपने मॉडल को। और सबसे बड़ा फ़ायदा, जो भी हमारे एजेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनकी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। कल को कोई कहता है कि अब पर्टिकुलर मैंने ये टास्क चलाई थी और मेरी ये टास्क फेल हो गई, तो मैं बताऊंगा फेल होने की वजह क्या है। कि सबसे पहले तुमने ये इनपुट दिया, मेरे इस एजेंट के पास आया, उसने ये टूल इस्तेमाल किया, आपका ये टूल जो था एपीआई ये आपके सर्वर पे चल रही थी, आपका टूल ही नहीं चल रहा। तो गलती हमारे एजेंट की नहीं है, आपका टूल नहीं चल रहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो हम एग्जैक्ट उसे बता सकते हैं प्रॉब्लम का, डिबगिंग कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके पास ये जो लॉग सेव हो रहे हैं ये उस पैटर्न में होते हैं जिस पैटर्न में हम ओपन एआई के मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। जो नॉलेज उसने सीखी है फर्दर नॉलेज हम उसको सिखा देते हैं, तो फाइन ट्यून के लिए भी वो लॉग्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, क्योंकि उन्होंने अपना डैशबोर्ड पूरा एक स्विट बना के आपको दे दिया, एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, जिससे डिबगिंग भी आप कर पा रहे हैं, ट्रेसिंग भी कर पा रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग भी कर पा रहे हैं और उसकी मैनेजमेंट, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो भी ट्रेसिंग, आपकी लॉग्स, हिस्ट्री एजेंट लूप की जो सेव हो रही है वो ओपन एआई के सर्वर पे होती है। हमारी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी एजेंट एक्टिविटी कर रहा है। हो सकता है कि मैं किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर को बना रहा हूँ, तो बैंकिंग के एजेंट ने जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की वो आपकी बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और ये ओपन एआई पे जा रही। तो उस वक्त मैं उस ट्रेसिंग को कस्टम ट्रेसिंग से क्या कर दूँगा, रिप्लेस। इवन कस्टम ट्रेसिंग से आप उसे रिप्लेस करके अपने सर्वर्स पे सेव करवा सकते हैं। और उसकी बनी बनाई क्लासेस हैं, और हम एसक्यूएल मॉडल के नाम का ORM हमारे पास मौजूद है, उससे वही क्लास पाइडेंटिक की जो हम बनाते हैं वो टेबल भी खुद ब खुद बन जाए। आपने तो सिर्फ कनेक्ट करना है और बैकएंड पे पोस्टग्रेस के ऊपर वो टेबल, उनके रिलेशन, उनके अंदर डेटा जाना, सारी जिम्मेदारी खुद ब खुद पाइडेंटिक की बदौलत। पाइडेंटिक के ऊपर एक और मॉडल होता है जिसका नाम है एसक्यूएल मॉडल, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं और ये सारे काम आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें पता चला कि ट्रेसिंग वाला काम यानी हैंड्स ऑफ क्या काम करता है। मैंने 2 ऑप्शन ऑब्सोलीट करवा दिए, लेकिन मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम चलते हैं और मिस आयशा हमें बताएंगी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब सबको विजिबल है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इनपुट गार्ड रेल ट्रिगर के ऊपर है, उस टॉपिक पर है। आई गेस ये हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, सही। अच्छा, तो इसमें क्या पूछा गया है कि ट्रिप फायर इन एन इनपुट गार्ड रेल रेजेस विच एक्सेप्शन, सही। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एजेंट एक्सेप्शन, ऑप्शन बी इनपुट गार्ड रेल ट्रिप फायर ट्रिगर्ड, ऑप्शन सी यूज़र एरर, ऑप्शन डी मॉडल बिहेवियर एरर, एंड ऑप्शन ई है हमारे पास नन ऑफ द अबव। अच्छा, सिंपली हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का शॉर्ट सा मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। वो ये है कि जब भी इनपुट गार्ड रेल हमारे पास रेज होगा तो वो कौन से टाइप का एरर, कौन से टाइप का ट्रिप फायर रेज करेगा, कौन से टाइप का एक्सेप्शन हमारे पास देगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप सो कि आप लोग इसका आंसर गैस कर पाए। जी सर। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है, ऐसे चीज़ पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, सेल्फ लर्निंग कर रही है माशाल्लाह। और आज का टॉपिक यानी करना था कवर, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। तो ठीक है, फिर रख लेते हैं। मेजॉरिटी ने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, तो सारे अच्छे लोग हैं। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा सा लगे। मैं ख्याल से इसका भी यही होगा, ख्याल तो मैं अपना बता सकता हूँ ना। ठीक है, क्वेश्चन 5 दोबारा दिखाएं।
कोई मसला नहीं। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मिस किया फ़ौरन बोल दिया, वरना एंड में क्या होता है, विज़ल ख़राब। तो आपने हमेशा ये चीज़ अपने अंदर लानी है, कोई भी चीज़ आपसे मिस हो रही है उसी वक्त बोले, तो टाइम गुजरने के बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब आपके पास टाइम है उस टाइम को अवेल करें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने देख लिया, हैंड्स ऑफ वाला हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने सेल्फ स्टडी जिन्होंने करी है उन्होंने कर लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह इसको भी हम देखते हैं, मिस आयशा आज कवर करवा देंगे। अच्छा, तो अब देखो, मैं जब भी चीज़ों को पढ़ता हूँ पहले सेल्फ अटेंशन कि काम के वर्ड कौन से हैं, किन चीज़ों को बता यानी पूछा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लर्निंग हुई है उससे मैप कर दो, जिसे हम कहते हैं इन्फ्रेंस करना। तो इन्फ्रेंस करके फिर कौन सी चीज़ रेलेवेंट नहीं वो निकाल दो। अब जो रेलेवेंट चीज़ें 1 या 2 बचती हैं उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर मेहनत करो, और यही तरीका होता है। आई थिंक आप सब भी इसी तरह इसी प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो मेरे जहन में तो यही प्रोसेस बनता है, मैं किसी भी चीज़ को पढ़ता हूँ, सेल्फ अटेंशन, काम के जो वर्ड्स हैं वो निकालें, अपनी जो लर्निंग है उससे मैच किया कि मैं कौन कौन से वर्ड को कैसे जानता हूँ, उसके क्या मीनिंग है, उसमें क्या क्लासेस हैं, उसमें क्या मेथड्स हैं, और फिर उनका जो बेस्ट आंसर होता है तो उनको पहले सर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं निकालने वाली बात नहीं है, अगर बेस्ट ऑप्शन मिल गया वो है, अगर बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर दूसरा